नेक्स्ट एपिसोड 291 एंड रुक्सुआन उत्साहित है। स्वर्गीय आत्मिक क्षेत्र का स्वामी बहुत दुविधा में था। या तो वह अपनी आजादी खो देगा या मर जाएगा। वह उनमें से किसी को भी नहीं चाहता था, लेकिन अब वह दोनों में से केवल एक को ही चुन सकता था। या यूं कहें कि उसके पास दो विकल्प नहीं थे, बल्कि केवल एक ही विकल्प था। इसका अर्थ था ईश्वरीय न्यायालय के समक्ष समर्पण करना। हालांकि वह दूसरों का गुलाम बन जाएगा, फिर भी वह मरेगा नहीं। हालांकि वह थोड़ा घुट घुट कर जिएगा, लेकिन स्वर्गीय आत्मिक क्षेत्र का स्वामी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने कभी कष्ट न झेला हो। वह एक जमीनी स्तर के किसान भी थे जो नीचे से एक एक कदम ऊपर चढ़े थे। उन्होंने अनगिनत संकटों और जोखिमों का सामना किया था। अब यह उनकी साधना के कठिन पथ पर एक खड़ी ढलान मात्र थी। महाराज, मैं समर्पण करने को तैयार हूँ। स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र के स्वामी ने आदरपूर्वक अभिवादन किया। दांत पीसते हुए बोले। उनका स्वर अत्यंत अनिच्छुक था। रुद्र देवदत्त बकवास करने में बहुत आलसी था और आत्मा की शक्ति ने उसे तुरंत घेर लिया। पल भर में उसने आत्मा के निशान को परिष्कृत कर दिया। अब तक स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र का प्रभु पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था। रुद्र देवदत्त ने शांति से कहा, अपने आप को अन्याय मत समझो। हर किसी को मेरे दिव्य दरबार में समर्पण करने का अवसर नहीं मिलता। मैंने तुम्हारी जान बख्शी और तुम्हें मेरे पीछे आने दिया। यही तुम्हारे लिए महान अवसर है। तियानलिंग क्षेत्र के स्वामी ने झट से सिर हिलाया। अब जब वह किसी और का गुलाम बन गया है तो उसका जीवन अब उसके नियंत्रण में नहीं है। उसे अपनी बातों और कार्यों में सावधानी बरतनी चाहिए। रुद्र देवदत्त ने अपने तुच्छ विचारों की परवाह नहीं की। अगर ईश्वरीय दरबार में लोगों की कमी न होती तो वह तियानलिंग क्षेत्र के स्वामी जैसे लोगों को तुच्छ नहीं समझता। तियानलिंग क्षेत्र ब्लैक गोल्ड क्षेत्र के बहुत करीब है। अब जबकि ब्लैक गोल्ड क्षेत्र के स्वामी की मृत्यु हो चुकी है और तियानलिंग क्षेत्र के स्वामी ने आत्मसमर्पण कर दिया है, ये देवदत्त परिवार द्वारा एक ही समय में दो प्रमुख क्षेत्रों पर कब्जा करने के बराबर है। बहुत अच्छा। दूसरी ओर सावधानी पूर्वक देखने के बाद तियानलिंग डोमेन के स्वामी ने अंततः पुष्टि की कि उनके सामने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से बेइमिन साम्राज्य का महामहिम नहीं था। लेकिन बेइमिन साम्राज्य में दूसरा अमर राजा कहाँ है? अचानक तियानलिंग डोमेन के स्वामी को कुछ विचार आया और उनकी आंखें अचानक घनीभूत हो गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि यह व्यक्ति बेइमिन साम्राज्य पर कब्जा करना चाहता था? रुद्र देवदत्त ने उसके विचारों को बाधित करते हुए हाथ हिलाया। तियानलिंग क्षेत्र में वापस जाओ। इस अवधि के दौरान तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस आदेशों की प्रतीक्षा करो। हालांकि शेंटिंग को विस्तार की जरूरत है, लेकिन वह एक मोटे आदमी को एक ही बार में नहीं खा सकता। ये काम चरणबद्ध तरीके से करना होगा। कम से कम पहले ब्लैक गोल्ड क्षेत्र को स्थिर करें और इसे पूरी तरह से नियंत्रित करने के बाद अन्य चीजों पर विचार करें। तियानलिंग क्षेत्र के स्वामी ने स्वाभाविक रूप से अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। फिर से सलामी देने के बाद वो पलटा और वहीं गायब हो गया। इस पल तियानलिंग क्षेत्र के स्वामी के चले जाने के बाद रिझाव शहर के लोग धीरे धीरे ठीक हो गए। आज जो हुआ वह उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। ब्लैक गोल्ड क्षेत्र बदलने जा रहा है। शेंटिंग की ताकत सबकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। पहले तो सबको लगा कि उनके पास सिर्फ डालुओजिनिक्सियन के कुछ ताकतवर लोग ही हैं, लेकिन अब लगता है कि अमर राजा के ताकतवर ही उनके तुरुप के पत्ते हैं। पूरे बेमिन साम्राज्य में भी इस स्तर का केवल एक ही साधक है। ये वांगसिंग क्षेत्र में एक शीर्ष ताकतवर भी है। रुद्र देवदत्त ने सु युवानबा से शांति से कहा, चौथे चाचा, मेरे पिता यहाँ आ रहे हैं। जब समय आएगा तो आप उन्हें बता सकते हैं और दिव्य न्यायालय को जल्द से जल्द पूरे ब्लैक गोल्ड डोमेन पर पूर्ण नियंत्रण करने दें। अचानक रुद्र देवदत्त को कुछ याद आया और उसने यांग मेंगहुआ की ओर देखा जो दूरी पर सावधानी से पीछे हट रहा था। ऐसा लग रहा था कि यांग मेंगहुआ ने रुद्र देवदत्त की निगाहों को देख लिया था और जल्दी से जमीन पर घुटने टेककर दया की भीख मांगने लगा, लेकिन पलक झपकते ही रुद्र देवदत्त ने उसे सीधे मार गिराया। उसने तियानलिंग क्षेत्र के स्वामी को नीची दृष्टि से देखा। यांग मेंगहुआ को तो छोड़ ही दीजिए। तियानलिंग क्षेत्र के स्वामी के पास एक पूर्ण हुनायुवान जेनिक्सियन जैसी शक्ति है और वह अमर राजा तक पहुंचने वाला है। इसके अलावा उसके अधीन एक तियानलिंग क्षेत्र भी है। ऐसे व्यक्ति का मूल्य यांग मेंगहुआ के बराबर नहीं है। यांग मेंगहुआ जैसे चरित्र के लिए भले ही उसे कुत्ते की तरह उसकी बगल में बांध दिया जाए, उसे यह कष्टप्रद लगेगा। आदेश देने के बाद रुद्र देवदत्त मुड़ा और चला गया। ब्लैक गोल्ड डोमेन में एक हुनायुवान जेनिक्सियन भी है। वह भी ब्लैक गोल्ड डोमेन के स्वामी का एक पुराना अधीनस्थ है। हालांकि सुशियाओ इस तरह की साधना से निपट सकता है, इसलिए रुद्र देवदत्त कार्रवाई करने में बहुत आलसी है।
बाद में इस व्यक्ति को मारना है या उसे उपयोग के लिए रखना है, ये निर्णय देवदत्त परिवार को करना है। रुद्र देवदत्त के चले जाने के बाद रिझाव शहर, खजाना, शिकार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। क्या अमर राजा, वह सुंदर और आकर्षक महिला अचानक खड़ी हो गई। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था, उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था। पहले तो उसने सोचा कि ईश्वर का दरबार खत्म हो गया है, लेकिन किसने सोचा था कि बाद में कुछ अप्रत्याशित घटित होगा। असल बात यह है कि उसने शुरू में सोचा था कि रुद्र देवदत्त बस एक अमर राजा है, लेकिन वह एक अमर राजा निकला। तुम्हें पता है, उनके खजाने की खोज के मंडप में सबसे ताकतवर व्यक्ति बस एक अमर राजा है। ये सोचकर उसका चेहरा उत्साह से भर गया। अच्छी खबर, इससे पहले जब गॉड कोर्ट ने रिझाव शहर पर कब्जा कर लिया था, तब उसने इस बल का गहन विश्लेषण किया था। यहाँ तक कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लोगों को ज्वांतियन क्षेत्र में भेजा। वानशिन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद जुवानतियान क्षेत्र बाहरी दुनिया के लिए खुला था। कोई भी अंदर और बाहर आ जा सकता था, लेकिन उसे नियमों का पालन करना पड़ता था। जुवानतियान क्षेत्र में निर्दोष लोगों की हत्या की अनुमति नहीं थी। यदि जुवानतियान क्षेत्र विकसित होना चाहता था, तो वह स्वाभाविक रूप से अकेले अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकता था और उसे कई लोगों की शक्ति की भी आवश्यकता थी। शुरुआत में वांगयुन शहर की तरह इसे भी अनगिनत लोगों के एक साथ बसने की जरूरत थी, ताकि वांगयुन शहर अधिक समृद्ध बन सके। बेशक चूंकि ज्वांतियन क्षेत्र एक नई उन्नत दुनिया थी, इसलिए इसमें नियम बहुत कमजोर थे और अमर शक्ति बेहद कमजोर थी। इसलिए कुछ साधक उत्साह देखने के लिए आए और फिर वे लंबे समय तक नहीं रुके और लंबे समय तक जुवानतियान क्षेत्र में रहने की योजना भी नहीं बनाई। एन रुक्सुआन का चेहरा उत्साह से भरा था। इस देव दरबार के पीछे की शक्ति को देवदत्त परिवार कहा जाता है। उन्हें किसी छोटी सी जगह से वानिक्सिंग क्षेत्र में आना चाहिए था। वर्तमान स्थिति को देखते हुए वे निश्चित रूप से भविष्य में अपनी शक्ति विकसित करेंगे। अगर ये देव दरबार मेरे ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ सहयोग कर सके, तो मैं निश्चित रूप से इस कबीले की प्रतियोगिता जीत जाऊंगा। प्रबंधक का पद मेरा ही होना चाहिए। वह ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रत्यक्ष वंशज हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दीर्घकालिक विकास के लिए उनके अध्यक्ष यानी एन परिवार के मुखिया ने एक योजना बनाई। यानी एन परिवार के प्रत्यक्ष वंशज प्रतिस्पर्धा करेंगे। अगर वे निर्धारित समय में बिक्री में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेते हैं, तो उन्हें चैम्बर ऑफ कॉमर्स मैनेजर का दर्जा मिल सकता है। ये पद न केवल अत्यंत शक्तिशाली है, बल्कि लगभग शाही युवराज के समान ही है। भविष्य में राष्ट्रपति का पद संभवतः इसी व्यक्ति का होगा। उनका परिवार मुख्य रूप से व्यवसाय में लगा हुआ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे व्यावसायिक क्षमता को महत्व देते हैं और खेती गौण है। और अन्य प्रत्यक्ष वंशज स्पष्ट रूप से सहयोग करने के लिए एक शक्तिशाली अमर नहीं पा सकते हैं। ये सोचकर एन रुक्सुआन का चेहरा और भी अधिक उत्साहित हो गया। उसके सुंदर चेहरे पर एक आकर्षक लालिमा थी, जो एक परिपक्व और आकर्षक आकर्षण को प्रकट कर रही थी। जहां तक जुवानतियान क्षेत्र की बात है, रुद्र देवदत्त ने उन्हें ऊपर चढ़ने के बाद एक गुप्त तरीका अपनाने के लिए मजबूर किया। वे निचली दुनिया की चीजों के बारे में जानते थे, लेकिन वे उसे जोर से नहीं कह सकते थे। इसलिए वानसिंग क्षेत्र के लोगों को ये पता नहीं था कि ज्वांतियन क्षेत्र का उत्थान हो चुका है। यह मामला अभी भी काफी चौंकाने वाला था और रुद्र देवदत्त इसे सार्वजनिक करने का इरादा नहीं रखती थी। आन रुक्सुआन ने 2 गहरी सांसें ली, अपनी भावनाओं को शांत किया और फिर आदेश दिया, मैं 3 दिनों में व्यक्तिगत रूप से जुवानतियान क्षेत्र जाऊंगा। मौजूदा जानकारी के अनुसार शेंटिंग अभी विकास के चरण में है और इसके लिए संसाधनों की बड़ी मांग होगी। और उनका ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स बेमिन साम्राज्य में पहला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रूप में आत्मविश्वास से भरा है और निश्चित रूप से शेंटिंग की जरूरतों को पूरा कर सकता है। जब तक वे सहयोग पर पहुंच सकते हैं, एन रुक्सुआन के पास 70% संभावना है कि प्रबंधक के रूप में उसकी स्थिति को मजबूती से नीचे ले जाया जा सकता है। आन रुक्सुआन के पास खड़े बूढ़े व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। उसकी आभा बहुत प्रबल थी। वह आन रुक्सुआन की रक्षक थी और हुनयुआन स्वर्ण अमर की उत्तम साधना में निपुण थी। इसी कारण से वह उस क्षेत्र को महसूस कर सका जब रुद्र देवदत्त ने जानबूझकर उसकी साधना को दबा दिया था। नेक्स्ट एपिसोड सहयोग पर चर्चा करने आए हैं। खजाना, शिकार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। रुद्र देवदत्त ने थोड़ा सा मुंह बनाया। उसे इन बाहरी लोगों के बारे में तब पता चला था जब वे पहली बार जुवानतियान क्षेत्र में आए थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे देवदत्त परिवार के लिए आए हैं। हाँ, जो व्यक्ति आया था उसका नाम एन रुक्सुआन है। उसने बताया कि वह ट्रेजर हंटिंग पवेलियन की शाखा अध्यक्ष है। वह हमारे साथ एक व्यापारिक बातचीत करने आई थी।
एक रुक्सुआन। रुद्र देवदत्त इस नाम से अनजान था, लेकिन उसने ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में सुना था। सु एनशान ने उसे पहले रिझाव शहर के बारे में विस्तार से बताया था। उनमें इस वाणिज्य मंडल का भी उल्लेख किया गया। बेइमिंग साम्राज्य में अग्रणी वाणिज्य मंडल, यह शाखा रिझाव शहर में भी प्रथम स्थान पर है। लेकिन वह उसके साथ किस काम की बात करने आ सकती है? रुद्र देवदत्त ने फिर वांगयुन पर्वत की तलहटी की ओर देखा। वहां दो लोग खड़े थे। आगे वाली एक आकर्षक महिला थी और उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी साधना भी बुरी नहीं थी और वह हुनयुवान स्वर्ण अमर में परिपूर्ण थी। कुछ देर सोचने के बाद रुद्र देवदत्त खड़ी हुई और बोली, ठीक है, तो फिर मिलते हैं। ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुख्य रूप से व्यापार में लगा हुआ है। चूंकि उनके शाखा अध्यक्ष सहयोग पर चर्चा करने आए थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से देवदत्त परिवार की जरूरतों को देखा। इस मामले में मिलना ठीक रहेगा। आमतौर पर इस तरह की चीजों से निपटने की बारी मूल रूप से रुद्र देवदत्त की नहीं होती है। हालांकि सु किंगटिन और अन्य लोग इन दिनों बाहर व्यस्त हैं और पूरे देवदत्त परिवार के वरिष्ठ प्रबंधन में वही अकेला बचा है। कई चीजें केवल वही तय कर सकता है। वांगयुन पर्वत की तलहटी में स्वागत कक्ष। जब एन रुक्सुआन ने रुद्र देवदत्त को अंदर आते देखा तो वह तुरंत खड़ी हो गई और सम्मानपूर्वक सलाम किया। मैं ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का शाखा अध्यक्ष हूँ और मैं वरिष्ठ को अपना सम्मान अर्पित करता हूँ। ये जानते हुए कि उसके सामने वाला व्यक्ति एक शक्तिशाली अमर है, एन रुक्सुआन ने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। उसके पीछे खड़े बूढ़े आदमी ने भी जल्दी से सलाम किया। रुद्र देवदत्त ने उन दोनों को हाथ हिलाकर बैठने का इशारा किया और फिर मुख्य सीट की ओर चल दिया। हान शी आज्ञाकारी भाव से उसके पीछे पीछे चला। जब रुद्र देवदत्त बैठा तो उसने अपने कोमल हाथ उसके कंधों पर रखे और धीरे से उन्हें सहलाया। रुद्र देवदत्त को बैठते देख एन रुक्सुआन ने धीरे से बैठने का साहस किया। बताएं, आप मेरे साथ किस तरह सहयोग करना चाहते हैं? रुद्र देवदत्त ने अपने सामने खड़े व्यक्ति को दिलचस्पी से देखा। आन रुक्सुआन ने देखा कि रुद्र देवदत्त सीधे मुद्दे पर आ जाती है और बात को घुमा फिराकर नहीं बोलती। वह हमेशा सम्मान से पेश आती थी। वरिष्ठ, मैं अपना संक्षिप्त परिचय दे दूं। मैं ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का शाखा अध्यक्ष हूँ। हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स बेइमिंग साम्राज्य का पहला चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है। यहाँ अनगिनत खजाने और संसाधन हैं। मूलतः आपको जो भी चाहिए वह सब मेरे बेइमिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उपलब्ध है। मैं आज मुख्य रूप से आपकी समस्या को सुलझाने में मदद करने के लिए जुवानतियान क्षेत्र में आया हूँ। रुद्र देवदत्त ने सिर हिलाया और फिर उसे आगे बोलने का इशारा किया। वरिष्ठ, आप एक शक्तिशाली अमर राजा हैं और आप शेंटिंग नामक इस शक्ति का विकास कर रहे हैं। आपका कोई बड़ा लक्ष्य जरूर होगा। हालांकि मैंने पिछले 2 दिनों में शेंटिंग के पैमाने और ताकत के बारे में विस्तार से जाना है। आपके अलावा बाकी सब बहुत कमजोर हैं और जिस सहयोग पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ वह आपको शेंटिंग के विकास और विस्तार में मदद करना है। मेरे ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सभी वस्तुएं आपको बाजार मूल्य से कम कीमत पर बेची जा सकती हैं। उनके अनुमान के अनुसार यदि शेंटिंग वास्तव में विकसित होना चाहता है और बेइमिंग साम्राज्य के समान एक शक्ति बनना चाहता है या सीधे इसे प्रतिस्थापित करना चाहता है तो उसे भारी मात्रा में संसाधनों और खजाने की आवश्यकता होगी। यद्यपि वह जिस कीमत पर बेचता है वह थोड़ी कम होगी, लेकिन यदि मात्रा बढ़ी है तो लाभ भी बेहद भयानक होगा। रुद्र देवदत्त ने अपनी भौहें उठाई। पता चला कि जिस सहयोग की वह बात कर रही थी वह यही मामला था। लेकिन ईमानदारी से कहें तो यह वास्तव में शेंटिंग के लिए एक पीड़ादायक बात है, क्योंकि शेंटिंग के लगभग सभी लोग सु परिवार से हैं या झुआतन राज्य के साधक हैं। ये लोग बहुत निम्न स्तर पर हैं। यद्यपि उसके पास बहुत सारे संसाधन हैं, फिर भी वह ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स जितना समृद्ध नहीं है। यद्यपि अमर क्रिस्टल भी निगले जाने के बाद जल्दी से साधना में सुधार कर सकते हैं, फिर भी इस तरह की चीज शुद्ध प्राकृतिक खजाने या अमृत जितनी अच्छी नहीं है। रुद्र देवदत्त इस अवधि के दौरान अपने अमर क्रिस्टल को अधिक उपयोगी खजाने में बदलने के लिए एक जगह खोजने की तैयारी कर रहा था और इस समय एन रुक्सुआन उसके पास आया। यद्यपि एन रुक्सुआन युवा दिखती है, वह सैकड़ों हजारों वर्षों से व्यापार कर रही है और लंबे समय से शब्दों और अभिव्यक्तियों को देखने में कुशल है। रुद्र देवदत्त की अभिव्यक्ति देखने के बाद उसे तुरंत एहसास हुआ कि एक मौका था। जो साधक अमर राजाओं के स्तर तक पहुंच सकते हैं वे कभी गरीब नहीं हो सकते। भले ही वे चीजें यूं ही दान कर दें, उनका निरपेक्ष मूल्य बहुत कम नहीं होगा। भले ही बाद के चरण में इतने सारे सहयोग न हो, अमर राजाओं की क्रय शक्ति के साथ उन्हें कबीले प्रतियोगिता में पहला स्थान जीतने में मदद करने में कोई समस्या नहीं है।
रुद्र देवदत्त ने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन हल्के से मुस्कुराया। आप बहुत बहादुर हैं। आप मेरे ज्वांटियन क्षेत्र में अकेले आए हैं। क्या आपको किसी दुर्घटना का डर नहीं है? जैसे ही ये शब्द निकले, एन रुक्सुआन के पीछे खड़ा बूढ़ा आदमी तुरंत गंभीर हो गया। यद्यपि वह रुद्र देवदत्त के स्तर के साधक को पराजित नहीं कर सकता था, फिर भी वह महत्वपूर्ण क्षण में अपने जीवन की कीमत पर भी एन रुक्सुआन को बचा लेगा। कम से कम उसे उससे पहले मरना था। हालांकि एन रुक्सुआन थोड़ी घबराई हुई थी, फिर भी उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। मैं सिर्फ एक शाखा अध्यक्ष हूँ। आप जैसे मजबूत आदमी के लिए मेरा कोई मूल्य नहीं है। इसके अलावा ये ज्वांटियन क्षेत्र है, तुम्हारा क्षेत्र। यहाँ मुझे मारने की हिम्मत कौन करता है? रुद्र देवदत्त 2 बार हंसा, फिर खड़ा हो गया। वापस जाओ। आन रुक्सुआन के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। रुद्र देवदत्त के हाव भाव देखकर उसे लगा था कि बात बन जाएगी, लेकिन अब उसे अस्वीकार कर दिया गया था। क्यों? क्या ये दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद नहीं है? मुझे अब भी लगता है कि ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत छोटा है और दूसरा पक्ष इसे ज्यादा महत्व नहीं देता, लेकिन ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स बेमिन साम्राज्य का पहला चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। उनसे बेहतर और कौन हो सकता है? अन रुक्सुआन के मन में अनगिनत संदेह उठे, लेकिन इस समय दरवाजे पर फिर से एक आवाज सुनाई दी। राष्ट्रपति एन, पहले वापस जाइए। मैं किसी और दिन आपसे मिलूंगा। उसने परी क्रिस्टल को प्राकृतिक खजानों से बदलने की भी योजना बनाई और इसके लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत थी। ऐसी चीजों के लिए सीधे ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाना ज्यादा कारगर होगा। जब एन रुक्सुआन ने ये सुना तो उसके चेहरे की उदासी तुरंत गायब हो गई और वह फिर से मुस्कुराए। हाँ, मैं ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपकी यात्रा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हालांकि वह ऊपर से मुस्कुरा रही थी और बहुत सभ्य दिख रही थी, लेकिन वह दिल से पहले से ही बहुत खुश थी। ये हो चुका है। वह मदहोशी की हालत में मैनेजर को अपनी ओर हाथ हिलाते हुए देख रही थी। वांगयुन पर्वत की चोटी पर लौटने के बाद हान शी ने मुंह बनाते हुए कहा, गुरुजी, मुझे हमेशा लगता है कि इस व्यक्ति के इरादे बुरे हैं। रुद्र देवदत्त ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि अन्य लोग सहयोग करने आते हैं, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से उसके लिए अच्छा है, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक मैं प्राकृतिक खजाने को कम कीमत पर खरीद सकता हूँ, यह मेरे लिए अच्छी बात है। ये निर्विवाद तथ्य है कि शेंटिंग को अब संसाधनों की आवश्यकता है। यद्यपि उसके पास कई शीर्ष खजाने हैं, लेकिन उसके पास आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले साधना संसाधन नहीं है, और उनमें से लगभग सभी को परी क्रिस्टल द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। यहाँ कई दुर्लभ साधना खजाने भी हैं, लेकिन ये चीजें निश्चित रूप से संख्या में सीमित हैं, कम से कम पूरे शेंटिंग के उपयोग का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट एपिसोड, इतनी परेशानी से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे वे सब चाहिए। इसलिए इस समस्या का अभी भी समाधान किया जाना आवश्यक है। हान शी ने ये सुना और कुछ और नहीं कहा। उसके बाद रुद्र देवदत्त ने रिझाव शहर में आन रुक्सुआन को ढूंढने की जल्दी नहीं की। उसके लिए परी क्रिस्टल को प्राकृतिक खजानों से बदलने की कोई जरूरत नहीं थी। दिव्य दरबार में अब ज्यादा लोग नहीं हैं और उन्हें ज्यादा संसाधनों की जरूरत भी नहीं है। परी क्रिस्टल को अस्थायी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए रुद्र देवदत्त जुवानतियान क्षेत्र की शक्ति में सुधार करने के तरीकों के बारे में सोच रहा है। वर्तमान जुवानतियान क्षेत्र अभी भी बहुत कमजोर है। इसे शीघ्रता से सुधार कर ही अधिक शक्तिशाली साधकों को समायोजित किया जा सकता है। आखिरकार जुवानतियान क्षेत्र निचले क्षेत्र से आता है और स्वर्ग के नियम बहुत कमजोर हैं। ये परिलोक जितना अच्छा नहीं है। निचली परत नींव के रूप में मार्ग है जो बहुत ठोस है। कम से कम अमर साधक तो कहीं भी पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा रुद्र देवदत्त लिन लीमेन को लियांग शहर में चेनमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना में भी मदद कर रही हैं। इस लड़की को चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी बहुत शौक है। अब जब देवदत्त परिवार बस गया है तो उसने फिर से इस दिशा में योजनाएं बनानी शुरू कर दी हैं। पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। रिझाव शहर, खजाना शिकार चैम्बर ऑफ कॉमर्स। रिझाव शहर लौटने के बाद से आन रुक्सुआन हर दिन अधीर हो रही है। अब 3 महीने बीत चुके हैं और रुद्र देवदत्त अभी तक उसे ढूंढने नहीं आई है। इससे उसे ये भी संदेह होता है कि क्या रुद्र देवदत्त अब भी उसके साथ सहयोग करना चाहता है। तुम्हें पता है, इस कबीले प्रतियोगिता के लिए केवल 3 साल शेष हैं। एन परिवार में उसके माता पिता की मृत्यु जल्दी हो गई थी, इसलिए प्रत्यक्ष वंशजों में उसकी नींव सबसे कमजोर है। इसलिए एन रुक्सुआन को ब्लैक गोल्ड डोमेन जैसे अपेक्षाकृत कमजोर स्थान पर रखा गया था,
और जहां तक मजबूत पृष्ठभूमि वाले उन प्रत्यक्ष वंशजों का सवाल है, उन्हें ऐसे स्थानों पर रखा गया था जहां वे उससे कहीं आगे निकल सकते थे, भले ही वे बस लेट जाएं। भले ही वे कुछ न करें, बिक्री निश्चित रूप से उन्हीं की होगी। और तो और, वे लोग मूर्ख नहीं हैं। भंडारी का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसे जो खबर मिली है, उससे तो आन परिवार के उन प्रत्यक्ष वंशजों का सिर फटने वाला है। आन रुक्सुआन अभी भी काफी चिंतित है। आखिरकार समय सीमित है और प्रबंधक का पद पाना ही उसके आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक बार जब वह प्रबंधक बन जाती है तो संभवतः वह भविष्य में ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अध्यक्ष बन जाएगी और एन परिवार की अगली मुखिया भी होगी। क्या इन दिनों जुआनटियन क्षेत्र में कोई हलचल हुई है? मिस, नहीं, बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया एन रुक्सुआन। जब एन रुक्सुआन ने ये सुना तो वह थोड़ी हताश हो गई। 3 महीने, आखिर कोई हलचल क्यों नहीं हो सकती? हालांकि उसे यह नहीं पता था कि रुद्र देवदत्त पहले ही ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आ चुका था। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत बड़ा है, 3 मंजिलों में विभाजित है और जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, इसकी गुणवत्ता बेहतर होती जा रही है। पहली मंजिल पर इतने सारे लोग हैं कि वहाँ लगभग भीड़ भाड़ है, बिल्कुल सब्जी मंडी की तरह। रुद्र देवदत्त ने कई रिसेप्शनिस्टों को आगे पीछे घूमते देखा, लेकिन हालांकि वहाँ बहुत सारे लोग थे, रुद्र देवदत्त को लगा कि अराजकता में व्यवस्था थी। इस महिला के पास अभी भी कुछ साधन है। नमस्ते सर, मुझे जानना है कि क्या आपको कुछ चाहिए? इस समय एक रिसेप्शन नौकरानी आई और रुद्र देवदत्त से विनम्रता पूर्वक पूछा। रुद्र देवदत्त ने अपने हाथ पीछे कर लिए और उसका पूरा शरीर असाधारण लग रहा था। वह किसी बड़े ग्राहक जैसा लग रहा था। कृपया अपने राष्ट्रपति को सूचित करें और कहें कि मैं जुआनटियन क्षेत्र से हूँ। जुआनटियन क्षेत्र, ये सुनकर रिसेप्शन पर मौजूद नौकरानी तुरंत घबरा गई। अब पूरे ब्लैक गोल्ड डोमेन में कौन नहीं जानता कि जुआनटियन क्षेत्र ईश्वर न्यायालय का मुख्यालय है। अभी कुछ समय पहले ही देव दरबार ने काले सोने के क्षेत्र के स्वामी को मार डाला था और स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र के स्वामी को अपने अधीन कर लिया था। इसके अलावा काले सोने के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए देव दरबार ने इस दौरान अनगिनत लोगों की हत्या की है और खूब नाम कमाया है। अब जो भी भगवान के दरबार से जुड़ी बातें करता है, उसके चेहरे पर डर का भाव आ जाता है। स्वागत कक्ष की नौकरानी ने जल्दी से आदरपूर्वक अभिवादन किया। श्रीमान, कृपया मेरे पीछे आइए। राष्ट्रपति ने पहले ही निर्देश दे दिया है कि यदि जुआनटियन क्षेत्र से संबंधित कोई भी व्यक्ति आए तो आप उसे सीधे उनसे मिलवा सकते हैं। रुद्र देवदत्त ने बिना कोई शब्द बर्बाद किए उसके पीछे पीछे चल दिया। दोनों ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक निजी कमरे में पहुंचे। यह आलीशान ढंग से सजाया गया था और बाहर से देखकर ही पता चल रहा था कि यहाँ आने वाले लोग साधारण नहीं होंगे। महोदय, ये वह जगह है जहाँ हमारे राष्ट्रपति आमतौर पर मेहमानों का स्वागत करते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, रिसेप्शन पर बैठी महिला ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। नमस्कार राष्ट्रपति जी, आपने जिस सज्जन का उल्लेख किया है वे यहाँ हैं। आवाज के साथ ही अंदर से तीखे कदमों की आवाज आई और जल्द ही दरवाजा खोल दिया गया, जिससे एन रुक्सुआन का सुंदर शरीर प्रकट हुआ। जैसे ही उसने रुद्र देवदत्त को देखा, उसके चेहरे पर अचानक खुशी झलक उठी। सर, आप अंततः यहाँ आ गए। कृपया अंदर आएं। आन रुक्सुआन ने जल्दी से आदरपूर्वक झुककर रुद्र देवदत्त को निजी कमरे में ले जाया। दरवाजे पर खड़ी रिसेप्शन की नौकरानी ने उत्सुकता से रुद्र देवदत्त को देखा। आपको पता होना चाहिए कि उनका अध्यक्ष छोटा नहीं है, वह मुख्यालय से आया है। ये व्यक्ति देखने में जवान लगता है, लेकिन वह अध्यक्ष को भी कितना विनम्र बना सकता है। कौन है ये? जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। क्या ये दिव्य न्यायालय का स्वामी हो सकता है? ये सोचकर वह बिना पीछे देखे तेजी से भाग गई। यह एक शक्तिशाली अमर राजा है। अगर आप इसे दुखी करेंगे तो अंत दुखद होगा। निजी कमरे में रुद्र देवदत्त ने बिना कोई शब्द बर्बाद किए सीधे कहा, अपने खजाने की खोज करने वाले संगठन की सभी चीजें बाहर निकालो और मुझे दिखाओ। एन रुक्सुआन ने ये सुना और तुरंत नीचे दराज से 2 मोटी किताबें निकाली। उनमें से एक किताब लगभग मुट्ठी जितनी मोटी थी, जिसका कवर नीला था, और दूसरी किताब नीली किताब से लगभग 3 गुना मोटी थी। सर, ये पुस्तक विशेष रूप से ब्लैक गोल्ड डोमेन की जरूरतों के लिए तैयार की गई है। इसमें ज्यादातर चीजें उच्च गुणवत्ता की नहीं हैं, सिर्फ परिस्तर की 5वीं कक्षा से नीचे के खजाने हैं। इसके अलावा इस पुस्तिका में हमारे ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सभी वस्तुओं का विवरण है। महोदय, क्या आपके पास कोई विशेष वस्तु है जिसकी आपको आवश्यकता है? पास होना। रुद्र देवदत्त ने शांति से बात की और फिर कहा,
जो कुछ भी साधना के लिए सहायक है वह ठीक है, साथ ही उपचारात्मक वस्तुएं भी। आन रुक्सुआन ने तुरंत नीली पुस्तिका खोली। जैसे ही वह उसे सामने लाने वाली थी, रुद्र देवदत्त ने पुस्तिका को फिर से दबा दिया। मैंने इसके बारे में सोचा और निर्णय लिया कि यह इतना कष्टदायक नहीं होगा। एन रुक्सुआन का चेहरा उलझन में था। रुद्र देवदत्त ने सीधे कहा, आपके ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास इस नीली किताब की सभी चीजें हैं। अगर ऐसा है तो मुझे वो सब चाहिए। आन रुक्सुआन के चेहरे पर फिर से हैरानी झलक रही थी, मानो वो डर गई हो। उसने सू चेन को खाली नजरों से देखा, मानो उसे अभी भी समझ नहीं आया हो कि सू चेन का क्या मतलब था। सर, आपका क्या मतलब है? क्या आप सब कुछ चाहते हैं? रुद्र देवदत्त ने शांत स्वर में कहा, क्या मैं ये स्पष्ट रूप से नहीं कह रहा हूँ? मुझे इस नीली किताब में सब कुछ चाहिए, कुछ भी। आन रुक्सुआन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसका चेहरा परमानंद से भर गया। सर, इसे गंभीरता से लें। यद्यपि ब्लैक गोल्ड क्षेत्र बहुत कमजोर नहीं है, फिर भी जनसंख्या बहुत बड़ी है और मांग बहुत मजबूत है, इसलिए उनके पास ब्लैक गोल्ड क्षेत्र में बहुत सारे खजाने संग्रहित हैं। यदि ये सभी चीजें बेच दी जाए तो ये बहुत बड़ी रकम होगी। यद्यपि उसके लिए सीधे तौर पर प्रबंधक बन जाना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन इससे कम से कम वह उन सभी गलतियों की भरपाई कर सकती है जो उसने पहले की है, और वह कई लोगों से बहुत आगे भी हो सकती है। लेकिन रुद्र देवदत्त एक शक्तिशाली अमर भगवान है। यदि वह वास्तव में सहयोग नहीं करना चाहता है तो क्या होगा यदि वह सभी चीजें ले ले और दूसरा पक्ष सीधे लोगों को मार डाले और खजाना हड़प ले? आखिरकार उनका खजाना शिकार चैम्बर ऑफ कॉमर्स अमर राजा का शिखर है। यदि रुद्र देवदत्त ने इसे लूटने की कोशिश की तो ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स बदला लेने की हिम्मत नहीं करेगा और केवल नुकसान ही उठाएगा। तब तक कार्यभार संभालना तो दूर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा उन्हें सीधे फांसी भी दी जा सकती है। आखिरकार ये 10,000 सितारों की दुनिया है और यहाँ बहुत सारे निर्दयी चरित्र हैं। नेक्स्ट एपिसोड, इतना गरीब कि केवल अमर क्रिस्टल ही बचे हैं। रुद्र देवदत्त ने स्वाभाविक रूप से एन रुक्सुआन की चिंता देखी, इसलिए उसने शांति से कहा, पहले आप सामान की कीमत का आकलन कर लें और समय आने पर मैं आपको अमर क्रिस्टल से भुगतान कर सकता हूँ। अध्यक्ष, चिंता न करें, मुझे बहुत सी चीजों की आवश्यकता है। भले ही आप पूरे ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स को खरीद लें, आप मुझे संतुष्ट नहीं कर सकते। भविष्य में सहयोग के कई अवसर होंगे। उसके सिस्टम बैकपैक में अभी भी 3000 ट्रिलियन से अधिक अमर क्रिस्टल हैं और वे सभी शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल हैं। उनके अनुमान के अनुसार यदि संपूर्ण ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सभी चीजों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो भी यह 1 ट्रिलियन शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल के लिए पर्याप्त नहीं है। शायद 10 अरब शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल पर्याप्त हैं। रुद्र देवदत्त के पास बहुत सारे प्राकृतिक खजाने हैं, लेकिन सबसे अधिक निश्चित रूप से अमर क्रिस्टल हैं। ये सुनकर एन रुक्सुआन की सांस रुक गई। क्या संपूर्ण ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता, भले ही वह बिक गया हो? ये वाक्य सच हो या झूठ, रुद्र देवदत्त के आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखकर उसे थोड़ा बहुत यकीन हो गया। हो सकता है कि यह रुद्र देवदत्त जितना बड़ा चढ़ाकर कहा गया हो, लेकिन बुरा भी नहीं होगा। यद्यपि उनके खजाना शिकार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शिखर पर केवल एक अमर राजा है, फिर भी बेमिंग साम्राज्य भी संसाधनों और कनेक्शन के मामले में उनसे मेल नहीं खा सकता है। बेशक ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स बेमिंग साम्राज्य में पहला चैम्बर ऑफ कॉमर्स बन सकता है और स्वाभाविक रूप से इसके पीछे बेमिंग साम्राज्य की छाया है। उनका चैम्बर ऑफ कॉमर्स निजी स्वामित्व वाला नहीं है, लेकिन मुनाफे का 1/3 हिस्सा निकाल लिया जाता है, जो संयुक्त स्टॉक प्रणाली के समान है। उनमें से बेमिंग साम्राज्य ने कई शेयर खरीदे हैं और उन्हें हर साल भारी लाभांश मिलता है। इस मॉडल का प्रयोग ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा बहुत पहले किया गया था और यही कारण है कि यह अन्य चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को बहुत पीछे छोड़ सकता है। ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नींव बहुत मजबूत है, इसलिए यह विश्वास करना सचमुच कठिन है कि रुद्र देवदत्त ने कहा कि वह ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स को खरीद सकता है। इतना कहकर आन रुक्सुआन ने संघर्ष जारी नहीं रखा। वह तुरंत खड़ी हो गई, सलाम किया और बोली, वरिष्ठ, कृपया एक क्षण रुकिए। रुद्र देवदत्त ने सिर हिलाया और कुछ और नहीं कहा। जब एन रुक्सुआन चला गया तो हॉल शांत हो गया। थोड़ी देर बाद 3 खूबसूरत औरतें अंदर आईं। तीनों ही औरतें बहुत खूबसूरत लग रही थीं। पूरे रिझाव शहर में भी उन्हें खूबसूरत माना जाता था। तीनों महिलाएं आगे आईं और अग्रणी लड़की ने आदरपूर्वक कहा, नमस्कार महोदय। रुद्र देवदत्त ने उनकी ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कर रहे हैं। फिर उनमें से 2 लोग रुद्र देवदत्त के दोनों घुटनों के बल बैठ गए और उसकी जांघों की मालिश करने लगे।
एक अन्य व्यक्ति उसके पीछे खड़ा होकर रुद्र देवदत्त के कंधों और गर्दन की मालिश कर रहा था। रुद्र देवदत्त ने एक नजर डाली और इस तरह की सेवा से इनकार नहीं किया। अभी अभी जब तीनों औरतें अंदर आईं, तो उनमें से एक ने दरवाजा बंद कर लिया। उसे समझ आ गया था कि ये तीनों औरतें उसे मना नहीं करेगी, चाहे वो कुछ भी करे। हालांकि मालिश तो ठीक थी, लेकिन रुद्र देवदत्त को अन्य चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। घर की तीनों औरतों में से कौन इन तीनों से बेहतर नहीं थी? क्या उसे बाहर और औरतें ढूंढने की जरूरत है? ये देखा जा सकता है कि एन रुक्सुआन इस पहलू के बारे में अधिक जानकार है। तीनों महिलाओं में एक स्त्रीत्व आभा है और यह स्पष्ट रूप से उनका पहला मौका है। उनका मूल्य ये हो सकता है कि इस समय के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा उन्हें त्याग दिया जाएगा। बेशक इनमें से किसी का भी उससे कोई लेना देना नहीं था। लगभग 2 घंटे बाद आन रुक्सुआन ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। कमरे में मौजूद तीनों औरतों ने रुद्र देवदत्त को कुछ शिकायत भरी नजरों से देखा। उनमें से एक उठी और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। अंदर का दृश्य देखकर एन रुक्सुआन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र देवदत्त और उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये कुंजी नहीं है। आन रुक्सुआन ने हाथ हिलाया और तीनों महिलाएं मुड़कर निजी कमरे से बाहर चली गईं। कमरे में सिर्फ 2 लोग बचे थे। वह आगे बढ़ी और एक छोटी सी किताब थमा दी। सर, ये सभी चीजें पूरे ब्लैक गोल्ड डोमेन गोदाम में हैं। क्या आप सचमुच ये सब चाहते हैं? रुद्र देवदत्त ने कुछ नहीं कहा, बस किताब उठाकर उसे खोलकर देखा। उसमें हर चीज का मूल्य और मात्रा दर्ज थी। अंत में कुल कीमत भी थी, 130 मिलियन शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल। ओह! रुद्र देवदत्त के हाथ कांपने से बच नहीं सके। 2 घंटे तक गिनती करना और 130 मिलियन अमर क्रिस्टल की गणना करना। नहीं, क्या ये ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स है? रुद्र देवदत्त अवाक रह गया। 10 करोड़ उच्च स्तरीय अमर क्रिस्टल उसके दांत भरने के लिए पर्याप्त नहीं थे। 1 ट्रिलियन के बराबर होता है। उसके लिए अभी 1 ट्रिलियन भी खर्च करना बहुत मुश्किल है। बाद में बीजिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। रुद्र देवदत्त का रूप देखकर एन रुक्सुआन ने सोचा कि वह डर गया है, इसलिए उसने जल्दी से कहा, सर, ये कीमत पहले से ही कम है। उदाहरण के लिए इस टोनगक्सिन गोली की सामान्य कीमत 3000 अमर क्रिस्टल है, लेकिन मैंने इसे आपको पहले ही 2600 अमर क्रिस्टल की कीमत पर दे दिया है। यदि इसे बाहर रखा जाए तो इसकी सबसे कम कीमत भी कम से कम 2700 अमर क्रिस्टल होगी। रुद्र देवदत्त असहाय होकर मुस्कुराया, फिर अपना हाथ उठाया और एक अंतरिक्ष अंगूठी बाहर फेंक दी। इसमें 130 मिलियन अमर क्रिस्टल हैं। आपके पास सभी चीजें जुवानटियन क्षेत्र में भेजने के लिए 3 दिन हैं। और इतनी सारी चीजें वाकई बहुत कम हैं। जितनी जल्दी हो सके सामान फिर से भर लो, मुझे बाद में बहुत जरूरत पड़ेगी। जब तक ये खेती, गोलियों, हथियारों, संरचनाओं, तकनीकों वगैरह के लिए अच्छी है, मुझे ये सब चाहिए। स्टॉक भर जाने के बाद मुझे ढूंढने के लिए जुवानतियान क्षेत्र में आना। उसके बाद रुद्र देवदत्त तुरंत हॉल में गायब हो गया। जहां तक एन रुक्सुआन की बात है, वह थोड़ी उलझन में थी। स्थिति क्या है? क्या उसे नहीं लगा कि यह बहुत महंगा है? आन रुक्सुआन ने अपना हाथ उठाया और अंतरिक्ष वलय उठा लिया। जब उसकी आध्यात्मिक समझ ने उसमें झांका तो उसका पूरा शरीर कांप उठा। सफेद परी क्रिस्टल दिखाई देने लगे। ये है 130 मिलियन परी क्रिस्टल, और वे सभी शीर्ष श्रेणी के परी क्रिस्टल हैं। अरे बाप रे! आन रुक्सुआन अचानक खड़ी हो गई। उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। वह वास्तव में सब कुछ खरीदना चाहता था। पहले उसने सोचा था कि रुद्र देवदत्त कभी भी सब कुछ नहीं खरीदेगा और वह शायद केवल कुछ चीजें ही खरीदेगा। लेकिन अब रुद्र देवदत्त ने परी क्रिस्टल के साथ सीधे भुगतान किया है। भले ही वह इस पर विश्वास नहीं कर सकती, उसे इसे तथ्य के रूप में स्वीकार करना होगा। रुद्र देवदत्त के लहजे से ये सुनना मुश्किल नहीं है कि दूसरे पक्ष को इससे अधिक की आवश्यकता है और भविष्य में और भी चीजें होनी चाहिए। प्रबंधक की स्थिति, वहाँ एक मौका है। गहरी सांस लेने और अपने भीतर के उत्साह को शांत करने के बाद वह सामान्य चेहरे के साथ निजी कमरे से बाहर चली गई। जल्द ही पूरे खजाना खोज मंडप ने ग्राहकों को स्वीकार करना बंद कर दिया और वहां केवल बाहर जाने वाले ग्राहक थे, कोई आने वाला नहीं। ये सिर्फ रिझाव शहर में उनका खजाना खोज मंडप ही नहीं, बल्कि पूरे ब्लैक गोल्ड डोमेन का खजाना खोज कक्ष भी था। एन रुक्सुआन ने रुद्र देवदत्त को जो पहले दिखाया था, हालांकि वह वर्तमान में उनके पास मौजूद शेष चीजें थी, लेकिन जरूरी नहीं कि वह सटीक हो। सामान 3 दिनों में वितरित किया जाएगा और एन रुक्सुआन को ये सुनिश्चित करने के लिए सामान की गिनती करनी होगी कि कोई समस्या न हो। रुद्र देवदत्त की उदारता बहुत भयानक थी।
एक महिला होने के नाते आन रुक्सुआन को सहज ही विश्वास हो गया कि रुद्र देवदत्त निश्चित रूप से उतनी सरल नहीं है जितनी वह उसके सामने दिख रही थी। इसके अलावा यह उसका पहला बड़ा ग्राहक भी था और यह बहुत बड़ा ग्राहक था। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। इसके अलावा रुद्र देवदत्त ने पहले सीधे भुगतान किया। एक व्यवसाय के रूप में ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है जो ग्राहकों को बनाए रखने का आधार है। क्या बात है, क्या ये ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमतौर पर पूरे दिन खुला नहीं रहता? आज यह अचानक बंद क्यों है? यह अजीब है। ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दरवाजे पर कई लोग बेहद भ्रमित दिख रहे थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। वे नहीं जानते थे कि अब खजाना खोज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और कुछ नहीं था और वे इतने गरीब थे कि उनके पास केवल परी क्रिस्टल ही थे। नेक्स्ट एपिसोड एक और बड़ा आदेश। 3 दिन बाद आन रुक्सुआन फिर से जुवानतियान राज्य में आए। उसने दर्जनों अंतरिक्ष वलय सौंपे जो मोटे तौर पर श्रेणियों में बटे हुए थे। महाराज, जो कुछ आप चाहते हैं वह सब यहाँ है। आन रुक्सुआन ने अपनी पतली कमर को घुमाया और रुद्र देवदत्त की ओर चली गई। फिर सम्मान पूर्वक अपने हाथ में पकड़ी अंतरिक्ष की अंगूठी को सामने मेज पर रख दिया। उपस्थिति के संदर्भ में एन रुक्सुआन वास्तव में अच्छी दिखने वाली है और यह महिला अपने फायदे भी जानती है, इसलिए उसने ड्रेसिंग में भी बहुत प्रयास किया है। वह चुस्त कपड़े पहनती है जिससे उसका उत्तम और बचकाना फिगर पूरी तरह से दिखता है, जो पुरुषों के लिए प्रलोभन से भरा होता है। हालांकि उसकी पोशाक आकर्षक नहीं है, जो कि एन रुक्सुआन की पोशाक का अच्छा बिंदु है। वह आकर्षक तो लगती है लेकिन चुलबुली नहीं। रुद्र देवदत्त ने एक नजर डाली और फिर इसे हान शी को दे दिया। इसे निंगयान के पास ले जाओ और उसे इसकी जांच करने दो। यद्यपि वह धनवान है, फिर भी वह मूर्ख नहीं है जो दूसरों को अपनी इच्छानुसार लाभ उठाने दे। पब फ्यूचर विज्ञापन। यदि चीजों की कमी है तो एन रुक्सुआन के साथ भविष्य में कोई सहयोग नहीं होगा। इतना ही नहीं, यदि आप स्वयं को धोखा देने का साहस करेंगे तो आपको इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। बेशक अगर एन रुक्सुआन ने जो दिया उससे कोई समस्या नहीं है, तो हम भविष्य में सहयोग करना जारी रख सकते हैं। रुद्र देवदत्त की हरकतें देखकर आन रुक्सुआन को राहत मिली। खुशकिस्मती से उसने कोई कोताही नहीं बरती। आमतौर पर कई लोग थोड़ी थोड़ी कटौती करके इतने बड़े ऑर्डर का लाभ उठाते हैं, लेकिन उसने सोचा कि भविष्य में और अधिक सहयोग मिलेगा, इसलिए उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। एन रुक्सुआन ने फिर कहा, सर, ब्लैक गोल्ड डोमेन ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सभी चीजें चली गई हैं और मैं उन्हें खरीदने के लिए मुख्यालय वापस जाऊंगा। आपने पहले कहा था कि आप चीजें खरीदना जारी रखेंगे। मुझे नहीं पता कि इस बार आपको कितनी जरूरत होगी, इसलिए मैं काफी तैयारियां कर सकता हूँ। एन रुक्सुआन ने इन दिनों इसकी गणना की है। एन परिवार में उनकी पीढ़ी के 32 प्रत्यक्ष वंशज हैं और 130 मिलियन शीर्ष स्तरीय परी क्रिस्टल की बिक्री लगभग 20 लोगों को पार कर गई है। अगर कोई और ऐसा बड़ा ऑर्डर मिलता है तो वह सीधे टॉप 3 में प्रवेश कर सकता है। यदि रुद्र देवदत्त ने पहले कहा था कि उसे बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है, यदि यह सच है तो प्रबंधक का पद पाने की उसकी संभावनाएं लगभग अनंत होंगी। रुद्र देवदत्त ने इसके बारे में सोचा और फिर थोड़ी प्रश्नवाचक निगाह से एन रुक्सुआन को देखा। सच कहूं तो आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स थोड़ा खराब है। आन रुक्सुआन अपने होंठ हिलाए बिना नहीं रह सकी। अगर कोई और ऐसा कहता तो वह सोचती कि वह कोई जोकर है जिसने उनके ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर सवाल उठाने की हिम्मत की। लेकिन रुद्र देवदत्त वास्तव में योग्य है। आखिरकार उन्होंने अभी अभी ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स को खरीदा था। यद्यपि यह ब्लैक गोल्ड डोमेन की एक शाखा मात्र थी, फिर भी ये बहुत भयानक थी। रुद्र देवदत्त ने फिर कहा, ठीक है, 3 महीने के भीतर 10 अरब शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल तैयार करो और उन्हें मेरे पास भेज दो। मेरी पिछली आवश्यकताओं के अनुसार जब तक ये साधना के लिए अच्छा है तब तक ये ठीक रहेगा। 10 अरब शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल। आन रुक्सुआन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसका चेहरा भय से भर गया। 10 खरब। एन परिवार ने 3 बार प्रतिस्पर्धा की, लेकिन कोई भी 10 अरब का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। पिछले अनुभव के अनुसार उन तीनों बार में सबसे ज्यादा बिक्री केवल 40 करोड़ से ज्यादा उच्च स्तरीय अमर क्रिस्टल की हुई थी और यह एक गुप्त अभियान था। अब रुद्र देवदत्त ने सीधे 10 अरब शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल का ऑर्डर जारी कर दिया है, इसलिए वह प्रबंधक की स्थिति में मजबूती से बैठ सकती है ना? ये सोचते हुए एन रुक्सुआन की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। उसकी छाती भी उफनती लहरों की तरह लगातार ऊपर नीचे हो रही थी, जो काफी शानदार लग रही थी। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, रुद्र देवदत्त ने सीधे 100 मिलियन शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल फेंक दिए।
यहाँ 100 मिलियन शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल हैं, बस इसे जमा के रूप में माने। वैसे क्या 3 महीने पर्याप्त होंगे? क्या आपके ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऐसा करने की ताकत है? एन रुक्सुआन ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसने जल्दी से कहा, सर चिंता न करें, 3 महीने निश्चित रूप से पर्याप्त होंगे। 10 बिलियन शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल का ऑर्डर पूरे ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुख्यालय में भी एक अत्यंत दुर्लभ बड़ा ऑर्डर है। संपूर्ण ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इतिहास में इस राशि तक पहुंचने वाले ऑर्डर केवल 3 बार ही आए हैं। रुद्र देवदत्त मुस्कुराया और कहा, ठीक है, धन्यवाद। आन रुक्सु तुरंत घबरा गई। उसने हाथ हिलाकर कहा, सर आप क्या कह रहे हैं? आपके और ईश्वरीय दरबार के लिए काम कर पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं बहुत खुश हूँ। रुद्र देवदत्त मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, फिर खड़ा हो गया और गायब हो गया। पूरे हॉल में अचानक केवल अन रुक्सुआन और उसके बगल में बूढ़ा आदमी रह गया। एक लंबी खामोशी के बाद आन रुक्सुआन को होश आया। उसने रुद्र देवदत्त द्वारा दी गई स्पेस रिंग पहनी और हॉल से बाहर जाने के लिए मुड़ी। आज जो हुआ उससे वह सचमुच स्तब्ध रह गई। 1 अरब शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल, यहाँ तक कि एक अमर राजा के लिए भी यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी दौलत है। लेकिन रुद्र देवदत्त ने यह बात बहुत सहजता से कही और उसे यह एहसास दिलाया कि यह काम पूरा होने के बाद और भी ऑर्डर आएंगे। ये व्यक्ति कौन है? वह 10,000 सितारों के क्षेत्र में अचानक प्रकट हुआ और उसका हाथ ऐसा है। आन रुक्सुआन की आंखें गंभीरता से भरी थीं। हालांकि वह रुद्र देवदत्त की असली पहचान नहीं जानती थी, लेकिन वह जानती थी कि यह व्यक्ति उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली जरूर है। बेशक ये वे बातें नहीं थी जिन पर उसे विचार करना चाहिए था। अब उसे मुख्यालय लौटना चाहिए और रुद्र देवदत्त की जरूरत की चीजें वापस लानी चाहिए। चूंकि ब्लैक गोल्ड डोमेन में सब कुछ बिक चुका था, इसलिए उसे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं थी। जुवानतियान क्षेत्र से निकलकर वह सीधे ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुख्यालय पहुंची। ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय बेइमिंग साम्राज्य के आधार शिविर में है। तियानहे क्षेत्र, इस पहिए का आकार ब्लैक गोल्ड डोमेन के आकार से लगभग 10 गुना ज्यादा है। इसमें अनगिनत शक्तिशाली लोग हैं, जिनमें कई अमर राजा भी शामिल हैं। इसकी तुलना ब्लैक गोल्ड डोमेन जैसी जगहों से नहीं की जा सकती। तियानहे क्षेत्र के बिल्कुल मध्य में खजाना हंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुख्यालय। इस मुख्यालय का आकार भी शाखाओं से कहीं बड़ा है। मुख्यालय पहुंचने के बाद आन रुक्सुआन सीधे ऊपरी मंजिल पर गई। वहां प्रवेश करने वाले सभी लोग ट्रेजर हंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के शीर्ष अधिकारी थे। तीसरे बुजुर्ग से मिलिए। एक आलीशान निजी कमरे में चलते हुए एन रुक्सुआन ने अपने सामने बैठे बूढ़े व्यक्ति को सम्मानपूर्वक सलाम किया। तीसरे बुजुर्ग ने अपना सिर थोड़ा सा ऊपर उठाया और जब उसने एन रुक्सुआन को देखा तो उसने अपना सिर फिर से नीचे कर लिया और अपने कामों में व्यस्त हो गया। क्या चल रहा है? आन रुक्सुआन आगे बढ़ी और आदरपूर्वक उसके हाथों में मौजूद 2 अंतरिक्ष के छल्ले उसे सौंप दिए। जैसे ही वह बोलने वाली थी, तीसरे बुजुर्ग ने कुछ नाराजगी के साथ कहा, आन रुक्सुआन, ब्लैक गोल्ड डोमेन जैसी जगहों पर ज्यादा चीजें नहीं मिलती, बस उन्हें नीचे वालों को दे दो। क्या तुमने देखा नहीं कि मैं व्यस्त हूँ? हालांकि आन रुक्सुआन उसकी सीधी वंशज थी, फिर भी उसके पास कोई शक्ति, सामर्थ्य या ताकत नहीं थी। वह इस कनिष्ठ को बिल्कुल भी तुच्छ नहीं समझता था और उसका अभिवादन करने में भी आलस्य करता था। इस नग्न तिरस्कार से एन रुक्सुआन बेहद दुखी हो गई, लेकिन उसने फिर भी मुस्कुराते हुए कहा, तीसरे एल्डर, इस बार मैंने कुल 130 मिलियन उच्च स्तरीय परिक्रिस्टल बेचे। लगभग पूरा ब्लैक गोल्ड डोमेन ही बिक गया और मेरे पास अभी भी 1 अरब शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल का ऑर्डर है और दूसरे पक्ष ने पहले ही 100 मिलियन शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल का अग्रिम भुगतान कर दिया है। इस बार आओ। एक रुक्सुआन, तीसरा बुजुर्ग अचानक जोर से चिल्लाया। उसके शब्द गुस्से से भरे थे। तुम कब तक यूं ही बेवकूफी करते रहोगे? क्या तुम्हें लगता है कि यह बुजुर्ग ऐसी जगह है जहां तुम मजे कर सकते हो? यदि आप बाहर नहीं निकलते हैं तो ये बुजुर्ग आपको कबीले की प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर देगा और परिवार के कानून के अनुसार इससे निपटेगा। ब्लैक गोल्ड दायरे में 13 करोड़ उच्च स्तरीय परिक्रिस्टल बेचे जा सकते हैं। अगर यह सच है तो वह अपना सिर मोड़कर उस पर लात मार सकता है। जहां तक 1 अरब शीर्ष अमर क्रिस्टलों के आदेश का सवाल है तो यह और भी हास्यास्पद है। पूरे बेइमिंग साम्राज्य में केवल 2 या 3 कंपनियां हैं जो एक बार में 1 अरब शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल के लिए सीधे ऑर्डर दे सकती हैं, और वे केवल बहुत ही विशेष परिस्थितियों में इतना बड़ा ऑर्डर देती हैं। दूसरे पक्ष को पीले बालों वाली लड़की एन रुक्सुआन के पास क्यों जाना चाहिए? नेक्स्ट एपिसोड, रक्त संबंधी
तीसरे एल्डर के अलावा एन परिवार के कई लोग भी वहां काम कर रहे थे और वे तीसरे एल्डर के सहायक भी थे। शोर सुनकर सभी ने ऊपर देखा। तस्क तस्क तस्क, एन रुक्सुआन को क्या हुआ है? वह ब्लैक गोल्ड डोमेन में चली गई और उसका दिमाग थोड़ा असामान्य हो गया। उसने वास्तव में कहा कि उसने 100 मिलियन उच्च स्तरीय अमर क्रिस्टल बेचे हैं। ब्लैक गोल्ड डोमेन में किसके पास इतने सारे अमर क्रिस्टल हो सकते हैं? 130 मिलियन निम्न स्तरीय अमर क्रिस्टल संभव हैं। हाँ, मुझे याद है कि उसने कबीले की प्रतियोगिता में भाग लिया था। मुझे लगता है कि वह ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मैनेजर बनना चाहती थी। व्यंग्य की धीमी आवाजें लगातार सुनाई देती रहीं और वे एन रुक्सुआन द्वारा पहले कही गई बातों के प्रति बहुत तिरस्कारपूर्ण थे। उनकी नजर में एन रुक्सुआन इतने सारे शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल नहीं बेच सकता था। ऐसा इसलिए नहीं है कि एन रुक्सुआन की क्षमता बहुत कमजोर है, बल्कि ब्लैक गोल्ड डोमेन उसे इतनी सारी चीजें बेचने की इजाजत नहीं देता। वहां सबसे मजबूत व्यक्ति सिर्फ हुनयुआन जिनिक्सियन साधना है। इस स्तर के साधकों को 130 मिलियन शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल कहां से मिले? यहां तक कि 50% छूट भी असंभव है। ये दूसरा है। एन रुक्सुआन ने ये भी कहा कि 1 बिलियन शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल का ऑर्डर है और 100 मिलियन शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल प्रीपेड किए गए हैं। क्या ये बकवास नहीं है? तुम्हें पता है, ये शीर्ष स्तर अमर क्रिस्टल है और मात्रा बहुत ज्यादा है। अगर ये निम्न स्तर के अमर क्रिस्टल हैं, तो उन्हें लगता है कि ये थोड़ा मुमकिन है, लेकिन ये तो उच्च स्तर के अमर क्रिस्टल हैं। तीसरे बुजुर्ग के गुस्से से चिल्लाने के बाद उसके पूरे शरीर पर भयानक आभा अचानक छा गई। आन रुक्सुआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी छाती अवरुद्ध हो गई है और वह अब सांस नहीं ले सकती या बोल नहीं सकती। तीसरे बुजुर्ग ने अन रुक्सुआन को ठंडी नजरों से देखा और फिर सीधे मेज पर रखी स्पेस रिंग पकड़ ली। वह उसे अन रुक्सुआन की तरफ पटकने ही वाला था, लेकिन उठा हुआ हाथ अचानक हवा में रुक गया। तीसरे बुजुर्ग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसकी चेतना अंतरिक्ष वलय में फैल गई और उसने शीर्ष स्तर के अमर क्रिस्टलों का एक पहाड़ देखा जो उसमें घनीभूत रूप से रखे हुए थे। यह शीर्ष स्तर के अमर क्रिस्टल हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? एन रुक्सुआन ने वास्तव में इतनी सारी चीजें बेची। तीसरे बुजुर्ग की इंद्रिय जागृत हुई और उन्होंने शीघ्रता से शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टलों की विशिष्ट संख्या निर्धारित कर दी, कुल 230 मिलियन शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल। पलक झपकते ही तीसरे बुजुर्ग की सांसें तेज हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि आन रुक्सुआन की बात सच होगी, लेकिन ब्लैक गोल्ड क्षेत्र जैसी जगह में कोई इतनी सारी चीजें कैसे खरीद सकता है? हालांकि वह नहीं जानता था कि क्यों। तीसरे बुजुर्ग को अपने दिल में पता था कि उसे एन रुक्सुआन को नहीं जाने देना चाहिए, अन्यथा वह निश्चित रूप से इस कबीले की प्रतियोगिता में प्रथम होगी। यद्यपि एन रुक्सुआन के पास एन परिवार की प्रत्यक्ष वंशावली में अच्छी व्यावसायिक प्रतिभा थी, लेकिन उसकी स्थिति बेहद कम थी और यहाँ तक कि कई साइड शाखाओं की स्थिति उससे अधिक थी। बिल्कुल यही मामला था। दरअसल आन रुक्सुआन को कबीले की स्थिति के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने कबीले की प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था और उसे ये भी नहीं पता था कि इस कबीले की प्रतियोगिता का क्या मतलब है। एन परिवार में वास्तव में विभिन्न गुट बहुत पहले ही विभाजित हो चुके थे और प्रत्येक गुट एन परिवार के एक युवा प्रत्यक्ष वंशज का समर्थन करता था। वर्तमान में एन परिवार के सबसे बड़े बेटे, दूसरे बेटे और तीसरे बेटे सुर्खियों में हैं। तीनों न केवल प्रतिभाशाली हैं, बल्कि व्यावसायिक प्रतिभा भी रखते हैं। वे परिवार में सर्वश्रेष्ठ हैं। तीसरा बुजुर्ग दूसरे बेटे अनहेफन के पक्ष में खड़ा था। यही कारण था कि वह एन रुक्सुआन को बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकता था। तीसरे बुजुर्ग ने आंखें सिकोड़ ली और उसके शरीर का आभामंडल और भी भयावह होता गया। वह अचानक चिल्लाया, आन रुक्सुआन ने बड़ों को धोखा देने का अपराध किया है। उसे कैद कर लो और उसकी सजा का इंतजार करो। पलक झपकते ही दरवाजे पर खड़े 2 पहरेदार अंदर आए। उनकी आभा कमजोर नहीं थी और उन सभी में हुनयुआन जिनिक्सियन के प्रारंभिक चरण की साधना थी। इस क्षेत्र के साधक द्वार की ओर देखते थे, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि खजाना खोजने वाला वाणिज्य कक्ष कितना शक्तिशाली था। तीसरे बुजुर्ग ने हाथ हिलाकर कहा, मैं इस व्यक्ति को स्वयं ले जाऊंगा। उसकी आभा ने एन रुक्सुआन पर अत्याचार किया, जिससे वह एक शब्द भी बोलने में असमर्थ हो गई और वह केवल मदद की नजर से चारों ओर देख सकती थी। लेकिन आसपास के सभी लोग तीसरे बुजुर्ग के विश्वास पात्र थे। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि उन्हें उस खास स्थिति की जानकारी नहीं थी। अगर उन्हें पता भी होता तो वे तीसरे बुजुर्ग का साथ जरूर देते। इस समय भले ही एन रुक्सुआन मूर्ख थी, वह जानती थी कि क्या हो रहा है। तीसरा बुजुर्ग चोरों को लूटने की तैयारी कर रहा था। एक रुक्सुआन, तुम इतने मूर्ख क्यों हो?
उसने कभी नहीं सोचा था कि एन परिवार का तीसरा बुजुर्ग ऐसा काम करेगा। एन रुक्सुआन को उम्मीद थी कि एन परिवार के लोग परेशानी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे इतने निर्णायक होंगे। बेशक ये मुख्य बिंदु नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि तीसरा बुजुर्ग वास्तव में किसी का पक्ष लेगा। एन परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में वह वास्तव में अपने कनिष्ठों के मामलों में भाग लेते थे। एन रुक्सुआन ने एन परिवार के मूल को शामिल नहीं किया था, इसलिए वह एन परिवार की विशिष्ट आंतरिक स्थिति को नहीं जानता था। सबसे पहले एन परिवार के पास एक स्वामी होना चाहिए, और यही बात ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए भी सत्य है। सतह पर ये कबीला सिर्फ कनिष्ठों की बिक्री है, लेकिन गुप्त रूप से यह परिवार के अगले मुखिया के साधनों और क्षमता का परीक्षण है। एन रुक्सुआन की नज़र में ये सिर्फ जूनियर्स के बीच एक प्रतियोगिता हो सकती है। एन रुक्सुआन को एक गुप्त कमरे में ले जाने के बाद तीसरे बुजुर्ग ने अपना हाथ उठाया और उसे लोहे की कुर्सी पर बंद कर दिया। उसने अभी भी अपनी सांस नहीं रोकी, बल्कि ठंडे भाव से एन रुक्सुआन को देखा। छोटी एन रुक्सुआन, मुझे दोष मत दो। तुम्हें समझना चाहिए कि एक आदमी निर्दोष है, लेकिन खजाना रखने का दोषी है। ये बिक्री या ऑर्डर वह नहीं है जिसके आप हकदार हैं। मैं तुम्हें अभी एक विकल्प देता हूँ, या तो तुम मर जाओ या मुझे इसके पीछे खरीदार बताओ। इसके बाद मैं तुम्हें अमर क्रिस्टल दूंगा। तुम आन परिवार को छोड़ दो और कभी वापस मत आना। तुम और मैं दोनों अन परिवार के सदस्य हैं। हम खून के रिश्तेदार हैं। मुझे तुम्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है। वाक्य के पहले भाग में तीसरे बुजुर्ग का स्वर अत्यंत ठंडा था, लेकिन वाक्य के दूसरे भाग में वह अत्यंत सौम्य थे, मानो वह कोई करीबी बुजुर्ग हो। ये कहकर तीसरे बुजुर्ग ने अपनी सांस वापस खींच ली, लेकिन मामले को उजागर होने से रोकने के लिए उन्होंने इस कमरे में एक प्रतिबंध स्थापित किया। आन रुक्सुआन ठीक है, लेकिन उसमें हुनयुआन जेनेटिक्स इम्परफेक्शन भी है। ये व्यक्ति अपने पिता द्वारा छोड़ दिया गया है और आन रुक्सुआन के प्रति बहुत वफादार है। यदि एन रुक्सुआन की स्थिति का पता उसे चल जाता है तो इससे कुछ परेशानी हो सकती है। ऐसा लगता है कि हमें उससे छुटकारा पाने का कोई अवसर ढूंढना होगा। आन रुक्सुआन ने महसूस किया कि उसके शरीर पर भयानक दबाव खत्म हो गया है और उसने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर उठाया और तीसरे बुजुर्ग की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक बेहद ठंडी मुस्कान थी। तीसरे बुजुर्ग, क्या आप मुझे मूर्ख समझते हैं? तीसरे बुजुर्ग ने कहा कि वह उसे जाने देंगे। एक बच्ची को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह की बातें ठीक हैं। आखिरकार वह इतने सालों से 10,000 सितारों के दायरे में संघर्ष कर रही है और वह इतनी भोली नहीं है कि ऐसी बातों पर विश्वास कर ले। यदि तीसरे एल्डर को वास्तव में पता होता कि खरीदार कौन है, तो वह संभवतः उस पर आरोप लगाने के लिए कोई अपराध ढूंढता और फिर पहले उसे मृत्युदंड देता। इसके बाद भले ही कबीले के लोगों की अपनी राय हो, लेकिन कोई भी उसके पक्ष में खड़ा नहीं होगा, क्योंकि वह एक तुच्छ प्रत्यक्ष वंशज थी। आन रुक्सुआन बचपन से ही आन परिवार में पली बड़ी थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि ये लोग कितने ठंडे स्वभाव के हैं। वे लगभग सिर्फ रुचियों की बात करते थे, भावनाओं की नहीं। रक्त संबंधी। हाँ, तीसरे बुजुर्ग की आंखें अचानक धुंधली हो गईं और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, आन रुक्सुआन, तुम्हें स्पष्ट रूप से सोचना होगा। ये तुम्हारे बचने का एकमात्र मौका है। कृतघ्न मत बनो। नेक्स्ट एपिसोड। दिव्य दरबार के स्वामी रुद्र देवदत्त तीसरे बुजुर्ग ने आगे कहा, इतना बड़ा खरीदार मजबूत होना चाहिए और ब्लैक गोल्ड डोमेन एक मजबूत आदमी के साथ आया है, इसलिए इसे चुपचाप करना निश्चित रूप से असंभव है। जब तक मैं किसी को पूछताछ के लिए भेजूंगा, परिणाम प्राप्त करना आसान हो जाएगा। वास्तव में एन रुक्सुआन को यहाँ लाने से बहुत पहले उन्होंने गुप्त रूप से लोगों को ब्लैक गोल्ड डोमेन की स्थिति के बारे में पूछताछ करने का आदेश दिया था, और यह अनुमान लगाया जाता है कि वह जल्द ही जवाब देने में सक्षम होंगे। आन रुक्सुआन के चेहरे पर अचानक निराशा झलक उठी। दिव्य न्यायालय वास्तव में ब्लैक गोल्ड डोमेन में बहुत प्रसिद्ध है और रुद्र देवदत्त उस दिन उनके खजाने की खोज करने वाले वाणिज्य कक्ष में आए थे और फिर बंद हो गया। यहाँ तक कि एक मूर्ख भी सोच सकता है कि खरीदार कौन है। इसका संबंध ईश्वरीय न्यायालय से अवश्य होगा। तीसरे बुजुर्ग ने आन रुक्सुआन के हाव भाव देखे और राहत महसूस की। अगर खरीदार बहुत गुप्त होती तो वह ऐसा भाव नहीं दिखाती। तीसरे बुजुर्ग के मुंह के कोने थोड़े से ऊपर उठ गए और उसके दिमाग में पहले से ही एक विचार था। तीसरे बुजुर्ग ने फिर पूछा, मुझे बताओ, खरीदार की क्या मांग है? और अपना विवरण भी बताओ। जब तक तुम सच बताओगे, मैं तुम्हें जीवित रखूंगा। एन रुक्सुआन ने बिना कुछ कहे अपना सिर घुमा लिया। अब उसे पता था कि इस स्थिति से बाहर निकलना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। वह बस तीसरे बुजुर्ग को परेशान कर सकती थी।
एन रुक्सुआन बेहद हताश था। पहाड़ की चोटी से लेकर नीचे तक ये घटना बहुत तेजी से घटी। जब वह तियानहे क्षेत्र में वापस लौटी तो वह बहुत खुश थी, लेकिन अब वह बहुत असहज थी। हालांकि ये सब उसकी लापरवाही के कारण हुआ। अगर वह सीधे परिवार के मुखिया के पास जाती तो क्या ये परेशानियां टल जाती। परिवार का मुखिया उसका कमीशन काट सकता है, लेकिन वह उसे कभी नहीं मारेगा। ये देखकर तीसरे बुजुर्ग ने आंखें सिकोड़ ली और ठंडे स्वर में कहा, यह मत सोचो कि अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। मुझे हमेशा तुम्हें अपना मुंह खुलवाने का मौका मिलेगा। अगले कुछ समय के लिए आपको पहले यही रहना चाहिए। तीसरा बुजुर्ग अन रुक्सुआन के साथ बकवास बात करने के लिए बहुत आलसी था। वह मुड़ा और गुप्त कमरे से बाहर चला गया। जहां तक एन रुक्सुआन के जीवन का सवाल है, वह फिलहाल उसे मार नहीं सकती थी, क्योंकि वह नहीं जानता था कि विशिष्ट खरीदार कौन था और उस व्यक्ति और एन रुक्सुआन के बीच संबंध क्या था। अगर उसने इस समय उसे सीधे मार दिया तो वह निष्क्रिय स्थिति में होगा। गुप्त कमरे के दरवाजे पर एक नकाबपोश और आकर्षक महिला खड़ी थी। तीसरे बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा, उसे तब तक प्रताड़ित करो जब तक वह कहानी बताने को तैयार न हो जाए। नकाबपोश महिला ने सिर हिलाया और गुप्त कमरे में चली गई। उसके लिए ये पूछने की कोई जरूरत नहीं थी कि मामला क्या है। वह बस तब तक पूछताछ करती रही जब तक अंदर मौजूद व्यक्ति बोलने को तैयार न हो गया। उसकी आंखों में उत्साह उभर आया और वह अंततः लोगों को फिर से यातना देना शुरू कर सकी। गुप्त कमरे से निकलने के बाद तीसरे बुजुर्ग ने तुरंत एन हेफन को एक संदेश भेजा, जिसमें उसे ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आने के लिए कहा गया। पिछले कमरे में लौटने के बाद तीसरे बुजुर्ग ने बाकी सभी को बाहर जाने के लिए कहा। कुछ ही देर बाद एक सुंदर और असाधारण युवक अंदर आया। उसने झुककर मुस्कुराया, तीसरे बुजुर्ग, आप इतने चिंतित क्यों हैं? तीसरे बुजुर्ग के चेहरे पर बेहद गंभीरता थी। उन्होंने एन हेफेग को सब कुछ बता दिया जो पहले हुआ था। सुनने के बाद एन हेफेग ने कड़ी भौहें चढ़ाईं। तीसरे बुजुर्ग, क्या ये सच है? जाहिर है उन्हें वास्तव में विश्वास नहीं था कि एन रुक्सुआन 130 मिलियन शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल बेच सकता है और उसे 1 बिलियन शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल का ऑर्डर मिला। आप जानते हैं, इसका बहुत अर्थ है। ब्लैक गोल्ड डोमेन बहुत कमजोर है और वहाँ इतनी वित्तीय ताकत होना असंभव है। दूसरे शब्दों में, ये बल संभवतः बाहर से आएगा। यदि यह बल बेइमिन साम्राज्य से आता है तो जिनके पास इस साम्राज्य में ऐसे वित्तीय संसाधन हैं, वे सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि वे कभी भी एन रुक्सुआन नहीं जाएंगे, बल्कि सीधे मुख्यालय आएंगे। यदि यह कोई बाहरी अमर राजा शक्ति है तो ये ठीक है, लेकिन अगर यह एक बाहरी अमर राजसी शक्ति है तो बेइमिन साम्राज्य उलट पुलट हो सकता है। तीसरे एल्डर ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन 2 अंतरिक्ष रिंग सीधे एन हेफन की ओर फेंक दी। एन हेफन ने अंतरिक्ष वलय ले लिया और जब उसकी चेतना ने अंदर जांच की तो वह सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। ये सच था। उनका मानना था कि तीसरे बुजुर्ग ऐसी चीजों से उनके साथ छल नहीं करेंगे, लेकिन ये तो बहुत अपमानजनक है। 2 गहरी सांसें लेने के बाद एन हेफेग ने अपने दिल के सदमे को शांत किया और वह पूछने से खुद को नहीं रोक सका, तीसरे बुजुर्ग, अन रुक्सुआन कहाँ है? तीसरे बुजुर्ग ने हल्के से चाय का घूंट लिया और फिर कहा, मैंने उसे बंद कर दिया है और उससे पूछताछ कर रहा हूँ। जैसे ही ये शब्द निकले, एन हेफेग को तीसरे एल्डर के दिल में छिपे उद्देश्य का भी पता चल गया। एन हेफेग ने अचानक तीसरे एल्डर को प्रणाम किया। तीसरे एल्डर, इतना बड़ा उपकार मैं इसे चुका नहीं सकता। अगर मैं एक दिन ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष और एन परिवार का मुखिया बन गया तो मैं निश्चित रूप से आज तीसरे एल्डर की साधना को निराश नहीं करूंगा। तीसरे बुजुर्ग तुरंत मुस्कुराए। दरअसल आन परिवार के पहले 3 बेटों की अपनी अपनी खूबियां और कमजोरियां हैं। सबसे बड़ा बेटा व्यापार और खेती बाड़ी में तो अच्छा है, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं कर पाता। दूसरा बेटा व्यवसाय में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी खेती की योग्यता बहुत मजबूत है। तीसरा बेटा व्यवसाय में अच्छा है, लेकिन उसकी खेती की प्रतिभा अपेक्षाकृत साधारण है। यद्यपि उनका खजाना शिकार चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुख्य रूप से व्यापार में लगा हुआ है, लेकिन खेती के बिना सब कुछ खाली बात है। इसलिए तीसरे बड़े ने सबसे मजबूत प्रतिभा और खेती के साथ दूसरे बेटे को चुना। तथ्यों से ये भी साबित हुआ कि उन्होंने कोई गलत चुनाव नहीं किया था। दूसरा बेटा अब एक आदर्श हुनयुआन जेनेक्सियन है और अमर राजा बस आने ही वाला है। उस समय उनका गुटान परिवार में सबसे शक्तिशाली होगा। तीसरे बुजुर्ग ने आगे बढ़कर अनहेफेग को ऊपर उठाया। उसने दयालु नजरों से कहा, तुम क्या कह रहे हो? हम एक परिवार हैं और तुम मेरे भतीजे हो। क्या तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य नहीं है? मैंने स्थिति की जानकारी लेने के लिए ब्लैक गोल्ड क्षेत्र में लोगों को भेजा है।
मुझे विश्वास है कि निश्चित परिणाम प्राप्त करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब आइए एन रुक्सुआन से पूछताछ करें और देखें कि क्या हम निश्चित स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आवाज गिरी, दरवाजे पर आवाज गूंजी, नमस्कार तीसरे एल्डर। जब तीसरे एल्डर ने यह आवाज सुनी तो वह तुरंत मुस्कुराए और बोले, अंदर आइए। एक मध्यम आयु वर्ग का कठोर चेहरे वाला व्यक्ति अंदर आया। वह तीसरे एल्डर के सामने घुटनों के बल बैठ गया और फिर उन्होंने सम्मान पूर्वक कहा, तीसरे बुजुर्ग, मुझे पता चला है कि ब्लैक गोल्ड डोमेन में हाल ही में एक नई शक्ति प्रकट हुई है। इसे दिव्य दरबार कहा जाता है। इसके पीछे का व्यक्ति रुद्र देवदत्त है, जो जुवानतियान क्षेत्र का स्वामी है। मेरी जांच के अनुसार उसके पास एक अमर राजा की साधना होनी चाहिए। इसके अलावा ब्लैक गोल्ड डोमेन के गोदाम में मौजूद सभी चीजें बिक चुकी हैं। अब ब्लैक गोल्ड डोमेन में खजाना खोजने वाले वाणिज्य कक्ष बंद हो गए हैं। ब्लैक गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स बंद होने से पहले ऐसी अफवाहें थी कि दिव्य न्यायालय के स्वामी रुद्र देवदत्त रिझाव शहर में खजाना शिकार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रवेश कर गए थे। उस दिन एन रुक्सुआन वहां मौजूद था। अमर राजा, तीसरे बुजुर्ग और एन हेफेंग एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। वे अपने चेहरे पर भय को छुपाने में असमर्थ थे। यह एक अमर राजा निकला। 10,000 सितारों के क्षेत्र में हर किसी का अपना क्षेत्र होता है, बिल्कुल एक जंगली जानवर की तरह। लेकिन अब बेइमिन साम्राज्य के इलाके में एक खूंखार बाघ आ गया है। आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। जब दो बाघ लड़ेंगे तो एक घायल हो जाएगा। जब तक कि यह अमर राजा अस्थायी रूप से वहां से न गुजर रहा हो, उसका बेइमिन साम्राज्य के अमर राजा से युद्ध अवश्य होगा। उन दोनों का एक साथ रहना असंभव था। एन हेफेग अपनी सांस रोक नहीं सका। यह एन रुक्सुआन इतनी भाग्यशाली थी कि वह एक अमर राजा स्तर के बलवान व्यक्ति से संपर्क कर सकी। लेकिन जल्द ही वह उत्साहित हो गया। पहले तो यह एन रुक्सुआन का मौका था, लेकिन अब यह अलग था, क्योंकि यह उसका मौका था। नेक्स्ट एपिसोड टूटी हुई उंगली। तीसरे एल्डर और एन हेफेग मूर्ख नहीं थे और उन्होंने सीमित जानकारी से कई चीजों का तुरंत आकलन कर लिया। सबसे पहले, ब्लैक गोल्ड डोमेन में सब कुछ बिक गया। इसका मतलब यह है कि बलवान व्यक्ति की कई वस्तुओं, यहाँ तक कि कुछ दुर्लभ खजानों की भी मांग होती है। क्योंकि ब्लैक गोल्ड डोमेन के गोदाम में ऐसी कई चीजें हैं जो लगभग पूरी तरह से अप्रयुक्त हैं, बस इन्वेंट्री को कम करने के लिए उपयोग की जाती हैं। यद्यपि अमर राजा की विशिष्ट आवश्यकताएं अभी भी अज्ञात हैं, लेकिन जब तक वे खेती के लिए सहायक खजाने लेते हैं, तब तक इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि कोई समस्या नहीं होगी। एक अरब शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल। एन रुक्सुआन, यह मृत लड़की वास्तव में भाग्यशाली है, लेकिन कितने दुख की बात है। एक संक्षिप्त चर्चा के बाद तीसरे एल्डर ने एन हेफेग को पिछले गुप्त कमरे में ले जाया और उसने सीधे दरवाजा खोल दिया। कुछ ही घंटों में एन रुक्सुआन को इतनी यातनाएं दी गईं कि वह पहचान में ही नहीं आ रही थी। उसने अपना सिर झुका लिया था, उसका शरीर खून से सना हुआ था और पूरी तरह से उसकी हालत बेहद दयनीय थी। पब फ्यूचर विज्ञापन यहाँ तक कि 2 दांत भी उखाड़ दिए गए और सभी नाखून भी उखाड़ दिए गए। यद्यपि ये यातनाएं साधकों के लिए हानिरहित थीं, फिर भी एन रुक्सुआन की साधना अब बंद हो चुकी थी और वह दर्द को रोक नहीं सकती थी या अपनी चोटों से उबर नहीं सकती थी। इसलिए इन यातनाओं से उत्पन्न पीड़ा अत्यंत स्पष्ट और वास्तविक थी। एन हेफेग ने कमरे में खून की गंध महसूस की और थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। तीसरे बुजुर्ग ने पूछा, क्या उसने ऐसा कहा? नकाबपोश महिला ने अपना सिर हिलाकर संकेत दिया कि उसने कुछ नहीं कहा था। तीसरे बुजुर्ग ने कुछ और नहीं कहा और सीधे आदेश दिया, आगे बढ़ो। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी और उसे अपने सबसे करीबी रिश्तेदार एन रुक्सुआन की परवाह नहीं थी। खून के अनुसार एन रुक्सुआन उसकी भतीजी थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। आन परिवार व्यापार में लगा हुआ था और सभी लोग बहुत चतुर थे। चतुर लोगों के लिए स्वाभाविक रूप से भावनाओं को देखना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। यह अन परिवार में सभी के लिए एक आम समस्या थी। तीसरे बुजुर्ग की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि एन रुक्सुआन के साथ भी लगभग यही स्थिति थी। बोलने के बाद तीसरे बुजुर्ग ने एन हेफेग को गुप्त कमरे से बाहर निकाला। दूसरे युवा गुरु, काले सोने के क्षेत्र में अमर राजा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मैं किसी को तुरंत संसाधनों का प्रबंध करने के लिए कहूंगा और आप लोगों को वहां ले जा सकते हैं। एन रुक्सुआन ने कुछ नहीं कहा और उसे ये भी नहीं पता था कि लेन देन किस बारे में था, इसलिए वह केवल पहले वहां मौजूद चीजों को ही ले जा सकता था। एन हेफेग ने सावधानी से पूछा, दूसरा पक्ष एक अमर राजा है। क्या 10 अरब शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल का उपयोग चोरों द्वारा किया जाएगा? इसके अलावा पूरा ब्लैक गोल्ड डोमेन खरीद लिया गया है। कौन सा अमर राजा इतना धनी होगा कि इतनी सारी बेकार चीजें खरीदेगा?
ये 10 अरब उच्च स्तरीय अमर क्रिस्टल शायद ऐसे न हो। क्या ये संभव है कि वहाँ निर्दिष्ट वस्तुएं हो? तीसरे बुजुर्ग ने ये सुनकर भौहें चढ़ाईं। दरअसल 2 संभावनाएं हैं। उसने अचानक एन हेफेग की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा युवा मास्टर अभी भी इतना विचारशील होगा। वह पहले बहुत उत्साहित था और लगभग भूल ही गया था। ये सोचते हुए तीसरे बुजुर्ग ने फिर कहा, हमें एन रुक्सुआन से और अधिक सीखना चाहिए, अन्यथा बहुत अधिक परिवर्तन होंगे। एन रुक्सुआन कभी भी 1 अरब उच्च स्तरीय अमर क्रिस्टल की कीमत वाली वस्तुएं जल्दी से इकट्ठा नहीं कर पाएगा। आइए 3 दिनों के भीतर एन रुक्सुआन का मुंह खोलने की कोशिश करें। एन हेफेग ने तुरंत कहा, हम अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि एन रुक्सुआन के माता पिता मर चुके हैं, फिर भी उसके आसपास 2 लोग हैं। ये सुनकर तीसरे बुजुर्ग ने अपनी भौहें उठाईं और तुरंत समझ गए कि एन हेफेग किसके बारे में बात कर रहे थे। ये दोनों लोग एन रुक्सुआन के साथ पले बड़े हैं। उनमें से एक उसके बगल में पहरेदार है। उसका नाम एन ये है। यह एक नौकर है जिसे एन रुक्सुआन के माता पिता उठाकर एन परिवार में वापस ले आए थे। लेकिन उसके पास हुनयुआन जिनशियान जैसी उत्तम साधना है और कार्रवाई करना आसान नहीं है। कम से कम अमर राजा के प्रारंभिक चरण में तीसरे बुजुर्ग जैसे साधक की ही उसे आसानी से हराने के लिए जरूरत है। लेकिन अगर तीसरा प्राचीन कार्यवाही करता है तो मुझे डर है कि मामला सुलझ न जाए। एक और व्यक्ति वह नौकर था जिसने बचपन से ही एन रुक्सुआन की देखभाल की थी। उसका नाम शियाओकुई था। एन रुक्सुआन, जिसने अपने माता पिता को खो दिया था, शियाओकुई को अपनी बहन की तरह मानती थी और उन दोनों के बीच बेहद घनिष्ठ संबंध थे। एन हेफेग आगे बढ़े और कुछ शब्द फुसफुसाए। जल्द ही तीसरे बुजुर्ग की आंखें चमक उठी। इस मामले में एन ये शायद मर चुका है और हम अभी भी एन रुक्सुआन का मुंह खोल सकते हैं। वह और भी ज्यादा संतुष्टि से एन हेफेग को देखने लगा। ये दूसरा बेटा वाकई होशियार था और उसकी पहली पसंद गलत नहीं थी। तीसरा बुजुर्ग गया और वापस आया। वह फिर से गुप्त कमरे में गया और एन रुक्सुआन की ओर बढ़ा। लोहे की कुर्सी पर स्थिर बैठी एन रुक्सुआन को देखते हुए उसने फिर से अपने हाथ की ओर देखा और उसकी तर्जनी उंगली पर एक अंगूठी देखी। ये किताब एन रुक्सुआन के लिए उसकी माँ ने छोड़ी थी और उसने इसे बचपन से ही संजोकर रखा था। तीसरे बुजुर्ग ने उसके मुंह के कोने पर व्यंग्य किया और उसने उसे साफ करने के लिए अपना हाथ उठाया और एन रुक्सुआन की उंगली सीधे टूट गई। बेहोश पड़ी एन रुक्सुआन अचानक जाग उठी। उसका चेहरा बेहद घिनौना था, पर मानो उसकी जीभ कट गई हो, वह बस अस्पष्ट गालियां ही दे पा रही थी। तीसरे बुजुर्ग ने उपहास किया और मुंह फेर लिया। तियानहे क्षेत्र ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कुछ ही दूरी पर एक सड़क पर अन ये एक रेस्तरां में बैठकर शराब पी रहा था और ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की दिशा में देख रहा था। वह थोड़ा सा भौचक्का हो गया। क्या चल रहा है? सामान्य परिस्थितियों में 1 अरब शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल के बिल को संसाधित करने में लंबा समय लगना सामान्य बात है, लेकिन वह हमेशा अपने दिल में थोड़ा असहज महसूस करता था, जैसे कि कुछ होने वाला था। यह विचार उसके मन में आया और वह कारण थोड़ा चिड़चिड़ा महसूस करने लगा। एक क्षण तक हिचकिचाने के बाद वह खड़ा हुआ और ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाने के लिए तैयार हो गया। एक साधक के रूप में कभी कभी सहज ज्ञान सिर्फ बातें नहीं होता। चाहे वह सच हो या झूठ, उसे युवती की सुरक्षा की पुष्टि करनी ही होती है। लेकिन जैसे ही वह ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर चलने वाला था, 2 चीजें अचानक उसकी मेज पर प्रकट हुई। जब उसने चीजें देखी तो अनये की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और एक तीखी ठंडी सांस अचानक फूट पड़ी। वह थी एन रुक्सुआन की उंगली। उसने एन रुक्सुआन को बड़ा होते देखा। हो सकता है कि वह सिर्फ इस उंगली को न पहचान पाए, लेकिन यह अंगूठी तो एन रुक्सुआन की मां ने दी थी। आन ये इसे कैसे न पहचान पाती? खून से सनी उंगली को देखकर एन ये की हत्या की मंशा बेहद मजबूत थी। निश्चित ही कुछ तो हुआ। धत्तेरी की। लेकिन ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऐसा कुछ क्यों हुआ? उसने गहरी सांस ली। एन रुक्सुआन की सुरक्षा के लिए एन ये तुरंत भड़की नहीं, बल्कि ठंडी आंखों से पत्र को देखा। यदि आप एन रुक्सुआन की जान बचाना चाहते हैं तो पूर्वी उपनगर हैशान वन में आइए। तियानहे क्षेत्र बहुत बड़ा है और पूर्वी क्षेत्र अत्यंत दुर्गम है। वहाँ लगभग कोई साधक नहीं जाता और वहाँ ज्यादातर राक्षस ही हैं। एन ये की आंखें बेहद उदास थीं। वह मूर्ख नहीं था और स्वाभाविक रूप से उसे समझ आ गया कि जिस व्यक्ति ने एन रुक्सुआन की हत्या की थी, वह उसे भी मारने की तैयारी कर रहा था। लेकिन एन रुक्सुआन के लिए उसे जाना पड़ा। धत्तेरी की। कौन है भाई? उन्होंने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि कोई व्यक्ति ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एन रुक्सुआन पर हमला करने की हिम्मत करेगा।
इसके पीछे का व्यक्ति पहले से ही स्पष्ट है और यह अवश्य ही अन परिवार का ही कोई व्यक्ति होगा। तीसरा बुजुर्ग या दूसरा बुजुर्ग या पहला बुजुर्ग। आन ये की आंखें बेहद ठंडी थीं, लेकिन वह जल्द ही शांत हो गया। वह एक ऐसा इंसान था जिसने कई तूफानों का सामना किया था और किसी भी हालत में अपना दिमाग पूरी तरह नहीं खोता था। थोड़ी देर शांत होने के बाद अन ये ने प्रत्युपायों के बारे में सोचना शुरू किया। दूसरे पक्ष ने उसे पूर्वी उपनगरों के हैशान वन में जाने के लिए कहा, जिसका अर्थ है कि एन रुक्सुआन अभी तक परेशानी में नहीं है। जल्द ही अन ये को एक योजना सूझी। उसने हाथ उठाया और वेटर को बुलाया। जब वेटर आया तो उसने तुरंत मुस्कुराते हुए पूछा, सर आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? एन ये ने हल्के से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 3 बर्तन शराब नीली बोतलों में। वेटर थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने अन ये को गौर से देखा और फिर सम्मानपूर्वक सलाम किया, सर कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। नेक्स्ट एपिसोड संकट, गवाहों को चुप कराने के लिए हत्या। कोई नहीं जानता कि यह रेस्तरां सबसे बड़े बेटे अन वुशुन का गुप्त अड्डा है। जल्द ही एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। वह अन ये के सामने बैठ गया और बोलने ही वाला था कि उसने मेज पर खून से सनी उंगलियां देखी। अगले ही क्षण वह अचानक उठ खड़ा हुआ। रुक्सुआन मुसीबत में है। एन ये ने सिर हिलाया और फिर ठंडे स्वर में कहा, मेरा मानना है कि सबसे बड़ा बेटा ऐसा काम नहीं करेगा, इसलिए ये केवल दूसरे और तीसरे बेटे ही कर सकते हैं। मैं अब केवल एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या सबसे बड़े बेटे का वादा गिना जाता है? उसके सामने खड़ा अधेड़ उम्र का आदमी अन वुशुन नहीं था, वह तो बस अन वुशुन का विश्वास पात्र था। ये सुनकर उसने तुरंत गंभीर भाव से कहा, आन रुक्सुआन ने मेरे बेटे की जान बचाई और मेरे बेटे ने भी कहा कि वह इस उपकार को हमेशा याद रखेगा। जब तक मिस रुक्सुआन को इसकी जरूरत हो कृपया उन्हें बताएं। एन ये ने तुरंत सिर हिलाया, ठीक है, मैं सबसे बड़े बेटे पर विश्वास करती हूँ। बोलने के बाद वह एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर दोबारा बोला, ब्लैक गोल्ड डोमेन में एन रुक्सुआन के साथ हुई सभी बातें बताईं। इसमें दिव्य न्यायालय भी शामिल था और एन रुक्सुआन ने 130 मिलियन शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल और 1 बिलियन शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल ऑर्डर बेचे। एन ये अच्छी तरह से जानती थी कि एन रुक्सुआन की नींव एन परिवार में विवादों से बच पाना असंभव था। लगभग सभी 3 युवा स्वामी अमर राजाओं की मदद प्राप्त करते हैं, लेकिन एन रुक्सुआन के बारे में क्या? तो वह निश्चित रूप से इस अवसर को बरकरार नहीं रख पाएगी। दूसरे या तीसरे युवा स्वामी को अवसर छीनने देने के बजाय इसे सीधे सबसे बड़े युवा स्वामी को देना बेहतर है। आखिरकार वर्तमान में सबसे बड़े युवा स्वामी की समग्र शक्ति सबसे मजबूत है। इस मामले के खत्म होने के बाद वह अन रुक्सुआन को अन परिवार से दूर ले जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। शुरुआत में उसने एन रुक्सुआन के माता पिता से वादा किया था कि वह एन रुक्सुआन की रक्षा करेगा भले ही वह मर जाए, इसलिए उसे एन रुक्सुआन को मुसीबत में नहीं देखना चाहिए। एन ये की बातें सुनने के बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का चेहरा काफी बदल गया और उसने बहुत गंभीर भाव से एन ये को देखा। क्या आप गंभीर हैं? अन ये ने सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि एन रुक्सुआन मुसीबत में पड़ गया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बकवास करना बंद कर दिया, घूम गया और सीधे रेस्तरां छोड़ दिया, जबकि अन ये धीरे धीरे पूर्वी उपनगर हैशान वन की ओर भाग गया। अब वह केवल इस तरह समय को विलंबित कर सकता है। जल्द ही एक अन्य आलीशान घर में सफेद वस्त्र पहने एक युवक आंखें बंद करके जमीन पर पालथी मारकर बैठा था। उसके बगल में वही आदमी था जिसने अभी अभी अन ये से बात की थी। अधेड़ उम्र के उस आदमी की बातें सुनकर अन वुशुन ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा बेहद शांत था। मुझे पता है क्या हुआ था, ये तीसरे बुजुर्ग ने किया था। एन वुशुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ये तीसरा बुजुर्ग वास्तव में अधीर है, लेकिन एन रुक्सुआन ने मेरी फिर से बहुत मदद की है। सब कहते थे कि सबसे बड़ा बेटा अन वुशुन बेहद साधारण था। चाहे व्यापार हो या योग्यता, वो दूसरे और तीसरे बेटे जितना अच्छा नहीं था। बस यही था कि बाहरी लोग उसे समझ नहीं पाते थे। ये वे व्यक्तित्व थे जिन्हें उन्होंने शुरुआती दिनों में जानबूझकर बनाया था ताकि वे कम चर्चित रहें और घेरे में आने से बच सकें। और खजाना खोजने वाले वाणिज्य कक्ष में उसके कई जासूस थे और तीसरे बुजुर्ग द्वारा की गई लगभग हर बात उसकी नजरों से बच नहीं पाती थी। तो वह जानता था कि एन रुक्सुआन को पहले तीसरे बुजुर्ग ने पकड़ लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था। एन वुशुन का चेहरा अभी भी बहुत शांत था, लेकिन उसकी आवाज बहुत ठंडी थी और उसने कहा, ये दूसरा भाई अभी भी नहीं जानता कि कबीले की प्रतिस्पर्धा का क्या मतलब है। ये प्रबंधन और बिक्री के लिए प्रतिस्पर्धा करने के बारे में नहीं है। ये जीवन मरण का संघर्ष है।
और तीसरे बुजुर्ग, दोनों मूर्ख सचमुच एक साथ हो गए। जाओ और पहले बुजुर्ग से कहो कि वह अनरुकसुआन को बचा ले। आखिरकार अंकल तेरह ने मेरी जान बचाई है और अनरुकसुआन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जहां तक तीसरे बुजुर्ग का सवाल है, मुझे उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने जाना है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ये सुना और तुरंत चिंतित हो गया। तीसरा बुजुर्ग अमर राजा के शुरुआती चरण में है। युवा स्वामी, आपके लिए इस तरह वहां जाना थोड़ा जल्दबाजी होगी। ऐसा कहने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने गलत बात कह दी है, इसलिए उसने तुरंत अपनी बात सुधार ली। युवा स्वामी, मैं सिर्फ आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है। एन वुशुंग ने हाथ हिलाकर हल्के से कहा, कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। फिर वह खड़ा हुआ और तुरंत गायब हो गया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का चेहरा चिंता से भरा था, लेकिन उसे वही करना पड़ा जो उसे बताया गया था। एक क्षण के लिए मूलतः शांतिपूर्ण तियानहे क्षेत्र अचानक अशांत हो गया। पूर्वी उपनगर हैशान वन। हुनयुआन जिनशियान के एक साधक होने के नाते अन्ये ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर ली, लेकिन फिर भी वह 1 घंटे में यहाँ पहुँच गया। उसने गंभीर भाव से चारों ओर देखा। एन ये अच्छी तरह जानता था कि जिस व्यक्ति ने उसे यहाँ आने के लिए कहा था, वह निश्चित रूप से उसे चुप कराने के लिए था। न केवल उसे परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए, बल्कि उसे चुप कराने के लिए भी, क्योंकि उसे ब्लैक गोल्ड क्षेत्र की स्थिति पता होनी चाहिए। हाइशान वन एक पानी के नीचे का अवशेष है। इसे मूल रूप से एक शक्तिशाली जल विशेषता वाले बलवान ने बनवाया था, लेकिन ये बहुत समय पहले की बात है। वर्तमान में हैशान वन केवल पानी के नीचे जैसा दिखता है, लेकिन वहाँ समुद्र का पानी नहीं है। इसी समय दूर से 2 आकृतियां धीरे धीरे प्रकट हुई। जैसे ही उसने उन्हें देखा, अन्य अचानक घबरा गया। 2 हुनयुआन जिनक्सियन परिपूर्ण है। दबाव। एक जोरदार चीख के साथ एक भयानक दबाव ने तुरंत अन्य को घेर लिया और दोनों व्यक्ति बिना कुछ कहे ऊपर आए और हमला कर दिया, जो अन्य की उम्मीदों के अनुरूप था। वे वास्तव में उसे चुप कराने आए थे। एक क्षण में एक भयानक शक्ति प्रकट हुई और अनंत विनाशकारी शक्ति आकाश से गिरी, मानो दुनिया की हर चीज को नष्ट करने के लिए। ये एक आदर्श हुनयुआन जिनशियान थे और लंबे समय से आगे बढ़ चुके थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने इसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया और अप्रत्याशित रूप से हमला करने की तैयारी की। एनए के शरीर पर आभा जारी की गई थी और पूरा व्यक्ति बेहद ठंडा और उदास था, नरक में एक शैतान की तरह, जिसने लोगों को सिहरन पैदा कर दी। एन रुकसुआन के माता पिता द्वारा उठाए जाने के बाद उसे एक हत्यारा बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया, जिसमें कुछ अंधेरे चीजों से निपटने में विशेषज्ञता थी। लेकिन जब से उसके माता पिता की मृत्यु हुई है, वह उसकी रक्षा के लिए एन रुकसुआन का पीछा कर रहा है और उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया। अब उसकी रक्तपिपासु प्रवृत्ति फिर से भड़क उठी। अगले ही पल ये उन 2 लोगों की ओर दौड़ा। उसकी आकृति भूत जैसी थी, पलक झपकते ही गायब हो गई, लेकिन जल्द ही फिर प्रकट हो गई। लेकिन जब वह पुनः प्रकट हुआ तो अचानक एक भयानक हमला उसकी ओर हुआ। स्काई शैडो मीट्रेस सटेप वाकई बहुत शक्तिशाली है, लेकिन बस इतना ही। क्या आपको सचमुच लगता है कि हम तैयार नहीं हैं? एनए ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका शरीर दलदल में फंसा हुआ लग रहा था। उसकी गति बहुत धीमी हो गई और बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। क्या चल रहा है? गठन, टकराना। अगले ही पल एक जोरदार धमाके की आवाज हुई और ये पीछे की ओर उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर फटा हुआ सा लग रहा था। भयानक जख्मों से दूधिया सफेद मस्तिष्क द्रव्य बाहर निकल रहा था। सौभाग्य से इस साधक की आत्मा ही सार है और शरीर कोई मायने नहीं रखता। लेकिन फिर भी एनए की आभा डगमगा गई। ये हमला 2 हुनयुआन जिनिक्सियनों का एक बेहतरीन संयुक्त हमला था और यह उनकी पूरी ताकत का हमला था। उसे सीधा वार किया गया था। अगर वह ठीक महसूस कर पाता तो अजीब होता। एनए की आंखें शांत थीं और वह धीरे धीरे खड़ा हो गया। वह आज मर सकता था, लेकिन एन रुकसुआन निश्चित रूप से नहीं मर सकता था। इसलिए वह अपने सबसे बड़े बेटे को बचाने के लिए पर्याप्त समय खरीदने हेतु अपना जीवन बलिदान करने को तैयार था। नेक्स्ट एपिसोड। महान बुजुर्ग कार्रवाई करते हैं घर के अंदर। बाहर एक साधारण से आंगन में एक सुंदर स्त्री बैठी थी, अपने पैरों को पकड़े हुए और अचंभे से आकाश की ओर देख रही थी। मिस, आप कब वापस आएंगी? जियाओकुई गायब लग रही थी। आन रुकसुआन के घर ब्लैक गोल्ड टेरिटरी जाने के बाद से बहुत कम ही लौटी थी। एन परिवार में एन रुकसुआन की स्थिति उच्च नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह भी वैसी ही थी और उसे अक्सर एन परिवार में धमकाया जाता था। अंजिया में कोई भी युवा महिला नहीं है और इन दिनों उसे अक्सर परेशान किया जाता है।
इसी समय आंगन के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। उनका आंगन एक कोने में है और हफ्ते के दिनों में यहाँ लगभग कोई नहीं आता। आमतौर पर सिर्फ यहाँ रहने वाले लोग ही आते हैं। जियाओकुई ने अचानक प्रतिक्रिया दी। वह जल्दी से खड़ी हुई और बड़े आश्चर्य से बोली, मिस, क्या यह आप हैं? वह बड़े उत्साह से दरवाजे की ओर दौड़ी और खुशी से उसका स्वागत किया। लेकिन जब वह दरवाजे की ओर चला तो उसने केवल एन हेफन को देखा, जिसके चेहरे पर एक ठंडी नजर थी और उसके बगल में एन परिवार के कानून प्रवर्तन अधिकारी थे। जियाओकुई अचानक चौंक गई। उसने घबराहट में एन हेफेग की तरफ देखा। दूसरे युवा मास्टर को नमस्कार। एन हेफेग का चेहरा उदास था और उसने शांति से कहा, जियाओकुई, कल बाहरी आंगन में 300 मध्यवर्ती परी क्रिस्टल खो गए थे। क्या तुमने उन्हें चुरा लिया? जियाओकुई एकदम से दंग रह गई। उसने असमंजस में पूछा, दूसरे युवा गुरु, आपका क्या मतलब है? मैं परी क्रिस्टल चुराने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? एन हेफेग कुछ नहीं बोला। उसने अपने पीछे वाले व्यक्ति की तरफ देखा और उसके बगल वाला व्यक्ति तुरंत आंगन में चला गया। उनकी मुद्रा देखकर जियाओकुई पहले से ही बुरी तरह डर गई थी, इसलिए उसने उन्हें रोकने का साहस किया। थोड़ी देर बाद वह आदमी एक बड़ा थैला लेकर बाहर आया और जियाओकुई के सामने उसे उड़ेल दिया। उसमें क्रिस्टल जैसे साफ परी क्रिस्टल थे। जियाओकुई की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। ये कैसे संभव है? आंगन में ये परी क्रिस्टल क्यों है? दूसरे युवा स्वामी ने गलतफहमी जताई होगी। जियाओकुई ने परी क्रिस्टल नहीं चुराए थे। वह बचपन से ही अन परिवार में रहती आई है और उसे कभी किसी साजिश का सामना नहीं करना पड़ा। स्वाभाविक रूप से वह ये नहीं समझ पा रही है कि एन हेफेग आज सिर्फ उसे फंसाने के लिए आया था। एन हेफेग ने ठंडी मुस्कान दी और फिर चिल्लाया, अभिमानी! जो नीच सेवक वास्तव में ऐसा अपराध करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा और मुझसे छीन लिया जाएगा। उसके पीछे वाला व्यक्ति तुरंत आगे बढ़ा, जियाओकुई को सीधे कैद कर लिया और फिर चला गया। जियाओकुई के साथ उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि एन रुक्सुआन अपना मुंह नहीं खोलेगी। जियाओकुई के चिंतित आंसू बहते रहे और वह विनती करती रही, दूसरे युवा गुरु, ये वास्तव में एक गलतफहमी है। जियाओकुई ने वास्तव में परी क्रिस्टल नहीं चुराया था। मैं इतने सालों से आन परिवार में हूँ और मैंने हमेशा अच्छा व्यवहार किया है। मैं इस तरह का काम नहीं करूँगी। चीखें लगातार सुनाई देती रहीं और जहाँ भी वे गुजरती, कई लोग देखने के लिए अपना सिर बाहर निकालते। नहीं, जियाओकुई ने वास्तव में दूसरे युवा मास्टर को व्यक्तिगत रूप से अभिनय करने के लिए क्या किया? मैंने जो सुना है उससे ऐसा लगता है कि जियाओकुई ने परी क्रिस्टल चुरा लिया है, इसलिए दूसरा युवा स्वामी उसे दंडित करने के लिए यहाँ आया है। अमर क्रिस्टल चुराना, उफ! मैं जोर से हंसा। जियाओकुई जैसे काय की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? आमतौर पर अगर उसका सामना किसी साधारण चूहे से भी हो जाए तो वह डर जाएगा। जैसे ही ये शब्द निकले, वक्ता ने अचानक अपना मुंह बंद कर लिया और अपने आसपास खड़े लोगों की ओर देखा। उनके चेहरों पर भय के भाव थे। क्या यह अमर क्रिस्टल चोरी करने के कारण नहीं था? हालांकि मुझे इसका विशिष्ट कारण नहीं पता, लेकिन इस बात की प्रबल संभावना है कि यह परी क्रिस्टल के कारण नहीं, बल्कि अन्य चीजों के कारण हो। अगर जियाओकुई ने सचमुच परी क्रिस्टल चुरा लिया भी, तो भी दूसरे युवा स्वामी की बारी व्यक्तिगत रूप से प्रकट होने की नहीं होगी। आपको पता होना चाहिए कि वह अन परिवार का प्रत्यक्ष वंशज है। और जियाओकुई के बारे में क्या? वह तो बस अन परिवार की नौकर है। बाद में एन हेफेग को जियाओकुई का बहुत शोर मचाना नापसंद था, इसलिए उसने सीधे उसका मुंह सील कर दिया। ठीक इसी तरह जब वे ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुख्यालय में पहुंचे तो ध्यान से बचने के लिए एन हेफन सीधे पिछले दरवाजे से अंदर घुस गया। लेकिन जैसे ही वह खजाना खोज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में दाखिल हुआ, एक आकृति उसके सामने खड़ी हो गई। जब एन हेफेग ने उस व्यक्ति को आते देखा तो उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। उसने झट से हाथ उठाकर अभिवादन किया, मैं उस महान बुजुर्ग से मिल आया हूँ। उसके सामने वाला व्यक्ति धीरे से घूम गया। उसने अपने हाथ पीठ के पीछे कर लिए थे, न तो कोई गुस्सा और न ही कोई अधिकार। उसकी आंखें मशालों की तरह जल रही थीं और उसका पूरा शरीर बहुत दमनकारी लग रहा था। ये व्यक्ति अन परिवार का सबसे बड़ा बुजुर्ग अनचांगटियन है। वह परिवार के मुखिया को छोड़कर आन परिवार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी है। वह एक अंतिम अवस्था वाला अमर राजा है। एन चांगटियन ने एन हेफन को देखा और शांत स्वर में कहा, उसे जाने दो। उनका लहजा निर्विवाद था और उन्होंने यह नहीं पूछा कि एन हेफेग ने ऐसा क्यों किया, और उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। एन हेफेग ने अपनी मुठियां भींच ली और उदास होकर अपना सिर नीचे कर लिया। घृणित महान बुजुर्ग यहाँ क्यों प्रकट हुए हैं?
एन हेफेग को कोई कार्रवाई न करते देख बड़े बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाई। क्या मेरे बुजुर्गों के शब्द पर्याप्त स्पष्ट नहीं है? जैसे ही ये शब्द निकले, एक अत्यंत भयानक दबाव ने तुरंत एन हेफन के शरीर को घेर लिया और वह तुरंत गिर पड़ा, एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर दब गया। एन हेफन के बगल में बैठा संरक्षक बुजुर्ग पहले ही डर के मारे मर गया था और जल्दी से जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। एन हेफेग ने भी तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्होंने जल्दी से कहा, माफ करना महान बुजुर्ग, मैं इन दिनों बहुत व्यस्त था और थोड़ी देर के लिए थोड़ा विचलित हो गया था। यह ज़ियाओकुई बस आन परिवार की एक खलनायिका है और उसने जो गलतियां की हैं वे बड़ी नहीं हैं। चूंकि महान बुजुर्ग ने आदेश दिया है, मैं उसे तुरंत जाने दूंगा। हालांकि वह नहीं जानता था कि महान बुजुर्ग यहाँ क्यों आए थे, फिर भी एन हेफेग के दिल में एक बुरी भावना थी। ऐसा लग रहा था जैसे महान बुजुर्ग विशेष रूप से उसके लिए आए हों। बड़े बुजुर्ग ने उदासीन भाव से नीचे देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, यह आपके लिए शर्मनाक है। एन हेफेग का चेहरा जम गया और उसकी आंखें और अधिक उदास हो गईं, लेकिन वह फिर भी मुस्कुराया और कहा, बड़े साहब सही कह रहे हैं। उसके चापलूसी भरे चेहरे को देखकर बुजुर्ग ने फिर से अपना सिर हिलाया, उसका चेहरा और भी तिरस्कारपूर्ण हो गया। केवल तीसरा बुजुर्ग ही आप जैसे व्यक्ति में रुचि रख सकता है। एन हेफेग, क्या आप जानते हैं कि यह बुजुर्ग नीचे जाकर किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन क्यों करना चाहता है जो खेती में आपके जितना अच्छा नहीं है और व्यापार में तीसरे बुजुर्ग जितना अच्छा नहीं है? जैसे ही ये शब्द निकले, एन हेफेग के पीछे खड़े कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने उनके कान काट लेने चाहे। मैं ऐसी बातें नहीं सुन सकता है ना, यह मुझे मार रहा है। एन हेफेग ने मुठियां भींच ली और बड़ी मुश्किल से सिर उठाया। बुजुर्ग के चंचल भाव देखकर उसका चेहरा अनिच्छा से भर गया। मुझे नहीं पता। उसे सचमुच समझ नहीं आया। सबसे बड़ा बुजुर्ग न तो खुद उतना प्रतिभाशाली था, न ही व्यापार में तीसरे बुजुर्ग जितना कुशल। अगर ऐसा होता तो ताकतवर बुजुर्ग का साथ क्यों देता? ये बिल्कुल अतार्किक है। उसके पास सबसे मजबूत प्रतिभा है और उसे अमर राजा तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आन वुशुन को उससे क्या लड़ना होगा? इस कबीले की प्रतियोगिता से पहले एन हेफेग ने कभी नहीं सोचा था कि वह बुजुर्ग कबीले की प्रतियोगिता में भाग लेगा, क्योंकि उसकी ताकत और हैसियत बहुत ऊंची थी। भले ही वह इन विवादों में भाग न लेता, एन परिवार में कोई भी उसके साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करता था। वह दूसरे लोगों जैसा नहीं है। अगर वह पक्ष में नहीं खड़ा हुआ तो बाद में उसे खत्म कर दिया जाएगा। बुजुर्ग ठंडे स्वर में हंसे, ऐसा इसलिए नहीं है कि तुम बहुत बेकार हो, बल्कि इसलिए है कि अनवुशुन का भविष्य उज्जवल है और उसमें निवेश करने लायक है।